गली न्यूज। दोस्तों हमारे पॉडकास्ट में आज अमीन पटेल जी आए हुए हैं। अमीन पटेल जी आपको पता है 3 बार इलेक्शन मुंबई देवी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन जीत चुके, 3 बार एमएलए रह चुके और ख़ासियत ये है कि 3 बार नंबर 1 महाराष्ट्र के एमएलए भी रह चुके हैं। हाल ही में इनको प्रेसिडेंट ने भी इनको सम्मानित किया था और एक एनजीओ है जो एमएलए को पॉइंट देती है, उनमें 3 बार जो है अमीन भाई जो है पहला नंबर एमएलए थी है। अमीन पटेल जी से बात करें, इनका पूरा नाम अमीन आमिर पटेल है और ये 1963 के बॉर्न है, तकरीबन 62 साल के हो चुके हैं अमीन भाई। अमीन भाई हमारे पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने इलेक्शन के टाइम पे वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई। अमीन भाई हमारा पॉडकास्ट लोगों को जानना है रहता है कि लोग उनके जो नेता है, उनके जो नेता है वो कैसे हैं, उनका चाल चलन नहीं बोल सकते, उनकी शौक़ क्या है, वो किसको पसंद करते हैं, किसको नापसंद करते हैं, उनकी फैमिली बैकग्राउंड में जानना चाहते हैं, क्योंकि ये चीज़ सारी सोशली अवेलेबल नहीं रहती है। तो हमने एक नई थीम निकाली है जिस पे हम कड़वे सवाल भी करते हैं, लॉलीपॉप सवाल भी करते हैं, तो जो आपके जो अपोजिशन वाले हैं वो भी खुश हो जाए और जो आपके साथ वाले वो भी खुश हैं। शुरू करते हैं अमीन भाई से। अमीन भाई, अमीन आमिर पटेल, दाऊदफजल हाई स्कूल से आप पढ़े हो जी। कौन सा ईयर था? और देखिए, सबसे मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपका पॉडकास्ट सुपर हिट है अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने भी देखा है, आपने मुझसे पहले भी पॉडकास्ट किए हैं और ये गली न्यूज़ के लिए एक बहुत बड़ी बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ है। और मैं अपने बारे में यहाँ से शुरू करता हूँ कि मैं जो सही डोंगरी बॉय बोलते हैं ना, हाँ, कोई मैं आने वाला था, आपने वो वर्ड यूज़ कर दिया कि मैं सही डोंगरी बॉय हूँ। 1963 में मैं डोंगरी में शहीदा मार्ग में मैं बॉर्न हूँ। ऐसा लोग बोलते हैं, मुझको पता नहीं है, मैंने तो देखा नहीं, मैं तो पैदा हुआ था। मेरे जो अब्बा के दोस्त थे और सब, जब मैं छोटा था 7, 8, 10 साल का था, तो लोग बोलते थे कि जिस दिन तू पैदा हुआ तेरे बाप के 7 कार थी, 7 कार्स थी। हमारे शहीदा मार्ग में एक स्कूल थी, न्यू मॉडल हाई स्कूल। जी जी जी। हैरी प्रिंसिपल थे, बहुत स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल थे। अल्फांसो मिस वाइस प्रिंसिपल थी, बहुत स्ट्रिक्ट थी। तो वहाँ मैंने अपना एडमिशन हुआ था कि हाँ, उस वक्त केजी था, उस वक्त तो किंडरगार्टन ये सब नहीं था, ऐसा नहीं होता था। तो केजी में मैं एडमिशन लिया था। 7th स्टैंडर्ड में, क्योंकि वो स्कूल बंद हो गई, तो मैं दाऊद भाई फादिल भाई स्कूल में शिफ्ट हो गया और वहाँ से 1978 में मैंने जो है फर्स्ट क्लास में एसएससी पास किया वहाँ से। और बड़ा अच्छा सफ़र रहा, क्योंकि वहाँ पर जो न्यू मॉडल स्कूल थे ना, उसके टीचर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। एक पारसी मिस थी, पौरी मिस, एक वखारिया सर थे जो केमिस्ट्री पढ़ाते थे। बहुत, यानी कि वो स्कूल आज तो वहाँ पे रेसिडेंस हो गया, पूरा स्कूल बंद हो गया है। वो बहुत अच्छी कड़क स्कूल थी। वहाँ से जो डिसिप्लिन लाइफ में आया वो आज तक अपनी जगह पे है। फिर दाऊदफजल में गया, 7th 8th 9th 10th 4 साल मैंने वहाँ किया और वो भी अच्छी स्कूल थी। डैनियल मिस थी, प्रिंसिपल थी, डैनियल मिस। आप भी दाऊदफजल से पढ़े हो? मैथ्यू सर थे मेरे ख्याल से, मेरे बहुत बात आप आए होंगे। मैं तो 1970, मैं आपका डेट ऑफ बर्थ देख के मुझे मालूम पड़ा, मैं बहुत बात आया। 1978 में मैंने वहाँ से एसएससी किया। वहाँ पे डैनियल जो हमारी प्रिंसिपल थी, भवानी मिस वाइस प्रिंसिपल थी। एक प्यून था, केशव नाम था उसका, केशव, बहुत अच्छा आदमी था वो। और एक नेल्सन सर थे, इंग्लिश पढ़ाते थे। हाँ, नेल्सन घुंघरूबाल थे। नेल्सन सर थे, वो इंग्लिश पढ़ाते थे। मेमन सर थे, मलबार वाला मिस थी, अभी इनका इंतकाल। और फिर चिनिकाम वाला मिस थी, व्यास सर थे, वखारिया सर थे। मगर इस सब के अंदर एक नाम आता है, मिश्रा सर। हिंदी पढ़ाते थे। मैं बात करता हूँ 1975 की, 76। अतौला सर भी थे ना? अतौला सर जब मैं छोड़ रहा था उसके बाद में अच्छा। मगर मिश्रा जी जो है एकदम खादी का कड़क शर्ट पहनते थे, उस वक्त गांधी टोपी पहनते थे, हिंदी पढ़ाते थे, बहुत डिसिप्लिन वाले आदमी थे जी। मैं अपनी लाइफ में इन लोगों को बहुत मिस करता हूँ। कैसे थे अमीन पटेल एज स्टूडेंट? मस्ती या पढ़ाई में अच्छे थे या बैक बेंचर थे, क्या थे? मैं दोनों था। मैं 5th स्टैंडर्ड के बाद में 1st, 2nd और 3rd इन्हीं रैंक में आया हूँ। कभी नंबर 4 नहीं आया हूँ। ओह, वेरी गुड। 1st, 2nd, 3rd आता था। मगर जैसे एक शरारती बच्चे होते हैं, हर स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेना, हर बंक करना, स्कूल बंक नहीं हो पाती उस टाइम। उस दौर पे इतना नहीं होता था। उस टाइम स्कूल बंक नहीं हो पाती थी, क्योंकि उसके नीचे ही मेरे अब्बा की लॉन्ड्री थी। अच्छा। तो क्या है कि जाने से पहला सलाम करके जाने का। हाँ, बॉम्बे नेशनल। कौन सी गली में थी वो?
दाऊद फाइल के नीचे ही बिल्कुल, हम्म। जो अभी टंटनपुरा का जो कोना है वहीं वहीं पर थी वो, है अभी भी। हमारी मेरे कज़न लोग उसको देखते हैं, तो बंक करने का सवाल पैदा नहीं होता था। पर क्या था कि, और मैं सेकंड बेंच पे ही बैठता था हर क्लास में। मैं फर्स्ट बेंच पे नहीं बैठता था, सेकंड बेंच पे बैठता। और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, आज भी मिलते हैं। सुरती मोहल्ले में फिरोज़ है मेरा दोस्त, वो मेरे साथ में पढ़ा हुआ है। बहुत सारे दोस्त जो है, आप लोग ने गेट टुगेदर भी किए थे, होटल में खाना खाने गए थे साथ वो में। हमारे एक दोस्त है नूर मोहम्मद वाले खालिद भाई, वो भी दाऊद फाइल के हैं। अच्छा, खालिद भाई भी है। खालिद भाई भी दाऊद फाइल थे। तो उन्होंने एक गेट टुगेदर किया था कि जो 1978, 79, 80 में जो लोग ने एसएससी पास किया है तो उनको सबको बुलाया था। एक अच्छा, बहुत अच्छी फीलिंग आती है। मेरे साथ में बैठने वाले एक मुश्ताक किसान करके मेरा दोस्त था, वो भी डॉक्टर है। एक शाबान करके मेरा बहुत ख़ास दोस्त था, वो सीए है। तो ऐसा बहुत सारे लोगों ने अलग अलग फील्ड में तरक्की की है। मगर दोनों था, मस्ती भी धमाल से होती थी जी। और पढ़ाई भी बहुत अच्छी। कॉलेज उसमें ऐसा हो गया कि कॉलेज में बुरानी कॉलेज में था। ठीक। मैं 1978 में बुरानी कॉलेज में एडमिशन लिया। उस वक्त कुछ फैमिलीज़ के हमारे इश्यूज़ थे। उस वक्त हमारी फैमिली में डिवीज़न हुआ था, तो मेरे अब्बा अकेले थे, मैं सबसे बड़ा था। तो मैं कॉलेज की स्टडी उस वक्त कंप्लीट नहीं कर पाया। मैंने 11th वहाँ से किया और फिर मैंने कॉलेज छोड़ दिया। उसके बाद मैं अब्बा के साथ में बिज़नेस में लगा। हमारी लॉन्ड्री थी, वहाँ मैं देखता था। और क्योंकि मैं सबसे बड़ा होने की वजह से उनके साथ ही में रहता था। तो मगर मैं 7th स्टैंडर्ड में था ना, 7th स्टैंडर्ड में, जब से अपने अब्बा के साथ में काम करता था मैं। अच्छा, हाँ, पता है। उनको हेल्प करता था। यानी पहले सिस्टम ऐसे ही था हमारा, इसमें भी ऐसी है कि स्कूल हो तो सीधा ऑफिस पे जाओ। हाँ, तो वहीं छुट्टी जाके हो तो बैठता ऑफिस था। पे जाओ। तो वहीं जाके बैठता। मगर जब 1978 में हमारे अब्बा ने जो दूसरी हमारी लॉन्ड्री शुरू की, जो न्यू नेशनल जो नाम से आज भी है, निशान पहाड़ा रोड में, तो जब अब्बा अकेले थे तो फिर मैं उनके साथ में बैठता था। मैं दोपहर को 3 बजे कॉलेज जाता था। और कॉलेज का भी बहुत मज़ेदार किस्सा मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में, मगर वो भूल बहुत जाएंगे। कम- पहले वो नहीं, बता दो, मैं लिख के रखा। तो मैं 3 बजे जाता था, 7 बजे वापस आ जाता था। और वो चलता था वो टाइम पे। थोड़ा सा उस वक्त थोड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस भी थे फैमिली में। तो आप तो बोले कि 7 गाड़ियाँ थी। 1963 और अच्छा, मैं अभी 78 में आ गया, अच्छा 73 है। क्योंकि वो फैमिली का डिवीज़न हुआ था। हाँ। फैमिली में हमारे अब्बा ने, ठीक है, जो अब्बा ने एक निर्णय लिया था कि सब जो हमारे जो फैमिली का तो उनको दे Distribute करके, कर दो। नहीं वो तो दे अच्छी बात करके, है, अच्छी वो बात नहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया उन्होंने, दे के निकल गए। अच्छा, तो देखे नहीं, आप समझ गए, मैं समझ गया। मैं नई जिंदगी शुरू करूँगा बोल के, ठीक है। तो उस वक्त बहुत उनको एक सपोर्ट की ज़रूरत थी। तो मैं जब कॉलेज में एडमिशन लिया, जो मज़ा ही बात ये है कि वो पहला साल था 1978 जो बुरानी कॉलेज में कोएड एजुकेशन, मैं उधर ही आ रहा था, एजुकेशन ख़त्म कर दिया। फिर हम लोग गए तो मेरे साथ में बहुत सारे मेरे दोस्त लोग थे। प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत हुआ था कि भाई कोएड खत्म हो रहा है। तो वो प्रोटेस्ट हमने किया था। अच्छा, तो यानी आपको लड़का लड़की साथ में मिक्स नहीं, तो हम लोग ने प्रोटेस्ट किया कि भाई, क्योंकि दाऊद फाइल कोएड स्कूल थी, उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। तो मगर आपने जो उस टाइम कोएड था वो एक अलग ही माहौल था भाई, लड़का लड़की से बात ही नहीं कर पाता था। नहीं, जब मैं 78 में, मैं भी 80s में था, तो वहाँ पे बहुत कम, मतलब आज के मुकाबले मगर हमारे यहाँ जो क्लास था ना, वो बहुत लाइवली क्लास था। आज भी एक वाकया मैं बताता हूँ। बीच में एक टीचर्स का कोई प्रोग्राम था, तो मैं गया। तो जैसे मैं स्टेज से उतरा तो एक लेडी ने पूछी, क्या अमीन कैसा है तू? अच्छा, दिखता नहीं, उसने सॉरी से बोले, क्या तू दिखता नहीं, तू किधर है? मुझको बहुत झटका लगा। बोला कि ऐसा इतना बात करने को टीचर ऐसी बात करी। बोला मैडम आपसे मैं बात करूँ। बोले पहचाना नहीं तू मेरे को? होता है कभी कभार। बोला नहीं पहचाना। अरे बोले आपने 10th साथ में दिए? अरे उनकी बेटी जो है यहाँ ऑर्किड स्कूल में पढ़ाती थी। तो फिर बातचीत हुई, तो नहीं ऐसे बेतकल्लुफ़ है ना कि हमारे में जो क्लास में था ना, बहुत अच्छे माहौल में, बहुत रिस्पेक्ट उसके अंदर कोएड एजुकेशन था। तो बुरानी कॉलेज में जब जाने के बाद में कोएड एजुकेशन ख़त्म हो गया तो सब लोग ने बोला, तो फिर हम लोग ने उसके लिए प्रोटेस्ट किया कि भाई कोएड एजुकेशन। सूत्र वाला सर थे ना उसमें? उसमें एक शर्मा जी थे जो हिंदी के इंचार्ज थे, और गुलाम अहमद साहब जो थे वो प्रिंसिपल थे। तो आपने सबको लीड किया कि नहीं? लीड किया, ज़बरदस्त लीड किया। तो फिर शर्मा जी ने बुलाया, बोले भाई साहब ये ख़त्म कीजिए, क्या अभी कल कॉलेज में एडमिशन मिला है,
और आज लोग आप प्रोटेस्ट चालू कर दियो, ऐसे पढ़ने आते हो, तुम्हारे सब समझाए, तुम्हारे माँ बाप तुमको यहाँ पढ़ने भेजते। बोला सर पिक्चर में देखते थे कोविड एजुकेशन है, आराम से कैंटीन है, क्या देख के गए और क्या हो गया? नहीं, क्या कर दिया आप लोगों ने? बोले नहीं जो तो इसलिए कॉलेज छोड़ दिए? नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हमारे जो मैनेजमेंट है, बोरा कम्युनिटी का मैनेजमेंट उनका, जी। बोले उन्होंने डिसीजन लिया है कि कोविड एजुकेशन नहीं होगा। ठीक है, तो दोपहर के टाइम का क्लास था, जाते। आपके वालिद साहब के कितने बेटे बेटी थे, आपके भाई? मेरे 3 भाई और 1 बहन है जी। और सब मेरे तो छोटे, में सबसे बड़ा हूँ। ओह। और मेरी बहन जो है वो यूनाइटेड स्टेट में उसकी शादी हुई थी, तो आज कई सालों से 25 साल से ज़्यादा हो गए वो वहीं पर है। और मेरे बाकी भाई आना जाना तो रहता है? हाँ बिल्कुल, वो आती है। हम और भाई लोग, तीनों भाई का नाम बताइए। बॉम्बे में एक मेरा भाई है वो आलम है, एक अफजल है, एक आसिफ है। 3 क्या करते हैं वो? सब बिजनेस करते हैं अपना अपना अलग। कभी इतने आपके पॉलिटिकल उसमें हमने कभी देखा नहीं किसी ने हम लोग को। देखिए मेरी फैमिली पॉलिटिक्स से दूर है, और हमारी जब मैं पहली बार ही चुनाव लड़ा था, असल में 3 बार एमएलए के, पहले मैं 2 बार कॉरपोरेटर रह चुका। जी जी जी। उसके ऊपर हम लोग बाद में बात करेंगे। 2002 में जो मैं कॉरपोरेशन का लड़ा, वो चुनाव मेरी ज़िंदगी का बहुत यादगार चुनाव था। जी जी। नॉमिनेट कॉरपोरेटर का। पर मेरी फैमिली से हमने जब पहली मरतबा में चुनाव लड़ा 2007 में, तो फैमिली में डिसीजन हुआ था, बच्चे छोटे थे, इतने बड़े नहीं थे अभी, तो माशाल्लाह बड़े हो गए, शादी हो गई, उनके घर बच्चे हो गए। तो ये हुआ था कि भाई कोई पॉलिटिक्स में, मेरे फैमिली से कोई पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होगा, आएगा नहीं, पहले डिसाइड हो गया। तो आप बाई चॉइस पॉलिटिशियन हो कि एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन हो? अब दोनों बोल सकते हो। कैसे? दोनों इसलिए बोल सकते हो कि बचपन से जब नोबल टाटा यहाँ से चुनाव लड़े थे, ये आपके पहले आंदोलन के, कोविड के आंदोलन के पहले या बाद में? यानी बस वो स्कूल खत्म होने के बाद की बात है। यहाँ से जॉर्ज फर्नांडिस, नोबल टाटा, रतन सिंह राजदा, ऐसे लोग चुनाव लड़े थे। तो हम लोग तो कांग्रेस पहले से, यानी बचपन से फैमिली कांग्रेस ही थी। हमारी दादी, हमारे दादा तो 1963 में ही उनका इंतकाल हो गया, तो हमारी दादी थी, बहुत चाहती थी मेरे को, मेरी दादी, तो कांग्रेस ही लोग थे सब लोग। तो जब वो नोबल टाटा लड़े थे ना चुनाव, तो वो एक बॉस्की करके इम्पोर्टेड कपड़ा था, उसके बैनर जी बॉस्की बहुत फेमस था। केटी कपड़ा, केटी बॉस्की तो केटी कपड़ा, उसके बैनर बनते थे और बहुत धमाल देखने मिलती थी अपने। इम्पोर्टेड था वो, इम्पोर्टेड, उसके बैनर बन के लगते थे। लोग बोलते थे नोबल टाटा से नोट दो, कांग्रेस को वोट दो, तो वो चलता था। मगर पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट था, मगर मेरा कोई फैमिली बैकग्राउंड दूर दूर तक कोई पॉलिटिक्स में नहीं था। मगर मुझको इंटरेस्ट था, मैं आता जाता था। एक हमारे वहाँ पे मासूम पहलवान थे, मासूम भाई करके थे, अभी भी उनकी वाइफ है, उनका बेटा है शादाब। और अच्छा हाँ, अपना पाला गली में, पाला गली, हाँ, जो मासूम आपा उनके भाभी जो है वो वहाँ के ब्लॉक प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। अच्छा, तब से वो ब्लॉक प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के। मुरली भाई का इलेक्शन वो देखते थे, तो उनके मिलना जुलना होता था। मगर मैं, सबको ऐसा लगता है कि मैंने पॉलिटिक्स साउथ बॉम्बे से शुरू की, मगर वो हकीकत नहीं है। तो कहाँ से शुरू की? मैंने पॉलिटिक्स शुरू की थी साउथ सेंट्रल से। ये कौन सा रीजन आ गया? ये जो साउथ बॉम्बे था ना, वो नागपाड़ा से इस तरफ था, पहला छोटा साउथ बॉम्बे। साउथ सेंट्रल था बाजू में, जहाँ नागपाड़ा, जहाँ एक क्ले रोड वे रोड, उससे आगे लेके लालबाग तक का वो एरिया था। दादा साहब रूपावते वहाँ से चुनाव लड़ते थे। तो दादा साहब रूपावते से मेरी मुलाकात हुई थी। बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत नेक आदमी थे, बहुत सीनियर आदमी थे। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई और मैं उनके साथ में पहला चुनाव जो है वो वामन राव माडिक के सामने लड़े थे, बहुत कम वोटों से हार गए थे, तो मैं उसके साथ में लड़ा। साथ में ही रहते थे आप? एकदम, बहुत अपने को मानते थे, चाहते थे। कांग्रेस में थे वो भी? कांग्रेस, दादा साहब होते कांग्रेस। फिर उसके बाद में 1989 के इलेक्शन में एक हमारे बहुत ही करीबी मिलने वाले, उनके घर पे मुरली देवरा इलेक्शन के एक हमारी कम्युनिटी के लिए आए थे, मेट्रो शूज़ वाले रफ़ीक तेजानी के घर पे वृंदावन में। तो वहाँ मुरली भाई मुझको मिले। तो मुरली भाई की आदत थी, कोई अच्छा आदमी दिखे, अरे उल्लू तुम किधर है, तुम यंग आदमी, तुम क्या करता है? मतलब सर मैं दादा साहब, छोड़ो कल से हमारी ऑफिस में, खेतन भवन में आके मेरे को मिलो। अरे उनका एक स्टाइल था, अजीब अच्छा सा स्टाइल था। मैं उनको मिला, वहाँ मेरी उनसे मुलाकात हुई और मुरली भाई पहले दिन से ही बहुत इम्प्रेस थे। और फिर मैं मुरली भाई का 89 से जो जुड़ा, तो मुरली भाई से मैं जुड़ा हुआ रहा।
भाभी से, वाइफ से आपकी अरेंज मैरिज थी या बिल्कुल कि बिल्कुल वही मेरी आंदोलन में वो भी सामने साइड थे कि दोनों साथ में रहो, बुरानी में दोनों साथ में आंदोलन नहीं, किए कि भाई एक साथ बैठने मिलेगा या? नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं थी। मेरी अरेंज मैरिज थी। मेरी वाइफ जो है जोगेश्वरी में उस वक्त रहती थी। ईयर कौन सा था वो? मैंने शादी हुई मेरी 1988 में। नहीं, भाभी से कब मुलाकात? 87 में। अच्छा, 2 साल। एक साल ना, 87 में मेरी एंगेजमेंट हुई। व्हेन फर्स्ट टाइम यू सॉ? 1987 में। फैमिली के साथ देखिए कि मतलब फैमिली के साथ फैमिली के साथ में देखिए 1987 में उनके जो कॉमन हमारे रिश्तेदार थे उनके घर पे मुलाकात हुई, बात हुई, तय हुई। 6 महीना तक तो एंगेजमेंट इनकी रहा। फैमिली को अमीन पटेल का प्रोफेशन क्या बताया गया था? नहीं, जब मैं तो इतना एक्टिव पॉलिटिक्स में था नहीं। मैंने जो एक्टिव पॉलिटिक्स 1987 के आसपास ही ज्वाइन किया था। तो मैं वहाँ पर हमारी एक दुकान, अभी भी मेरे नाना की जो दुकान थी जो हमको मिली थी, हिंदुस्तान इलेक्ट्रिकल्स, मेरे मामू थे, मैं था, तो मैं वो दुकान को देखता था। मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे बिजनेस के एक्सपेरिमेंट किए। पहले अब्बा के साथ में था, फिर इलेक्ट्रिक की दुकान पर बैठा, फिर 2-3 साल तक मैं कानपुर में था। एक हमारे जानने वालों के साथ में मैंने वहाँ पे लेदर का, शूज़ का बड़ा कारोबार किया। यानी ठीक ठाक अपने आपके ससुर जी ना हो गए कि भाई काम तो धंधा करता है लड़का, फाइनेंशियल ऐसा माशाल्लाह बहुत तो अच्छा उनको था। मालूम था कि आपने आंदोलन किए थे को? नहीं मालूम था, सब नहीं मालूम था। सब नहीं मालूम। अच्छा, फर्स्ट आपके कितने बच्चे हैं? मेरी बेटी है बड़ी, वो 19 अक्टूबर 1988 बॉर्न है वो, और बेटी है, और उसके बाद में एक बेटा है। बेटा क्या करता है? बेटा इंफ्रा का काम करता है। वो भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट? नो इंटरेस्ट। कुछ भी नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। पहला चुनाव आपने कहाँ से लड़ा और कैसे लड़ा? देखिए, पहला चुनाव जो मैं लड़ा ना, उसका बड़ा कहानी, उस पर भी आज मैं सबको बता दूंगा तो मैं बुक में क्या लिखूंगा भाई यार। ठीक है, इससे बुक बन जाएगी, क्या करना है। तो 2002 में मैं चुनाव लड़ा। उसमें 2002 में? 2002 में मैंने मुंबई महानगर पालिका का नॉमिनेटेड चुनाव, नॉमिनेट कॉप थे आप? नॉमिनेट कॉप था। जी। तो उसके अंदर नॉमिनेट कॉप तो अमीन भाई फेवरिज्म में बनता है, यानी जो फेवरेट रहता है। तो आप किस वक्त फेवरेट थे उसके? नहीं, मुरली भाई ने नॉमिनेट किया था। असल में कांग्रेस की उसके वोट होते कि 200 जो उस वक्त 227 नगर सेवक थे, तो 227 नगर सेवक को अगर 5 सीट है तो उसको डिवाइड होता है। तो अगर जिसके बाद इतने वोट है वो पार्टी फिर भी फेवरिज्म तो होता है ना कि भाई इसको नहीं, मगर उसमें इलेक्शन हो गया ना। हाँ, ठीक है। नॉर्मली नॉमिनेट मतलब होता है कि भाई पार्टी नाम बेचती है पार्टी की स्ट्रेंथ के ऊपर, कि कांग्रेस के 2 आएंगे, सेना के 2 आएंगे, बीजेपी का 1 आएंगे, तो 5 कॉर्पोरेट आते। वो उस वक्त चुनाव हो गया। अच्छा, चुनाव होता नहीं, नॉमिनेशन मतलब कॉर्पोरेटर में चुनाव हो गया, कॉप के लिए? कॉप के लिए चुनाव हो गया। एंड यू आर इलेक्टेड एज अ। मेरे पास सिर्फ 18 वोट थे। और मुझको कॉम्पिटिटर कौन था आपका उस टाइम? उस वक्त मेरे सामने बताता हूँ मैं आपको। तो उस वक्त कांग्रेस के जो फर्स्ट कैंडिडेट थे, मैं सेकंड कैंडिडेट था कांग्रेस का। तो फर्स्ट कैंडिडेट गजेंद्र लश्करी थे और सेकंड कैंडिडेट मैं था, और मेरे पास सिर्फ 18 वोट थे और जीतने के लिए 38 वोट चाहिए थे। 20 वोट? 20 वोट जमा करने थे। फिर किया मैंने। आपने 20 वोट जमा कर लिए? उसके लिए मैं आज भी, कुछ मेरे दोस्त, मेरे साथी, कुछ है, कुछ ये दुनिया में नहीं रहे। नाम बता दो, उनकी फैमिली को भी अच्छा लगेगा। मैं बताता आता हूँ। तो एक तो बाबा सिद्दीकी, उन्होंने मुझको बहुत कॉपरेट किया उस वक्त से आपकी दोस्ती? उससे पहले से दोस्ती में। मेरी दोस्ती बाबा की 1986-87 की। कैसे उसकी दोस्ती हुई बाबा सिद्दीकी? मैं पहले ये कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद में उस टॉपिक पे भी आता हूँ। तो क्योंकि वो एक ऐसा लाइफ का चैप्टर है ना, जो आज बहुत अफसोस होता है कि बाबा आते हैं उस पे, तो मेन अभी वही है। तो उस वक्त अबू हाशिम ने बड़ी ईमानदारी के साथ में, और नासिर जमाल ने और उनके सभी कॉरपोरेटर ने ईमानदारी से वोट दिया। वो हो ऐसे गया, यानी आपको दूसरी पार्टी के भी वोट मिले? सबके लाने पड़े ना भाई। मेरे पास तो 20 वोट लेने थे। तो मेरे को उस वक्त बाबा सिद्दीकी ने मदद किया, अबू हाशिम ने मदद किया, कृपा शंकर सिंह ने मदद किया, यूसुफ अबरानी ने मदद किया, सोहेल अशरफ ने मदद किया। ये सब लोग किया, जिसके बाद जो वोट जो थे ना, उन्होंने मुझको आज एक नाम है जो मैं एकदम खुलेआम बोलना चाहता हूँ, संजय दीना मामा पाटिल। अच्छा, जो अभी मानगुड़ के एमपी बने वो? जो एमपी बने वो जी। उसमें ऐसा था कि राष्ट्रवादी ने सपोर्ट नहीं किया था। उन्होंने बोला कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। तो संजय पाटिल राष्ट्रवादी में थे
और उन्होंने बोला अमीन भाई हमारे 7 वोट हैं, उसमें से 5 से 6 वोट मैं आपको दूंगा। क्यों उन्होंने साथ मेहरबान दे थे दिया। लोग अमीन भाई पे? दोस्ती, एक रिलेशन था मेरा। अबू हाशिम ने आउट ऑफ वे जाकर अपनी पार्टी से मुझको मदद की। उससे कृपा शंकर ने उस वक्त बात की थी उनको कि अमीन हाशिम, क्यों होम मिनिस्टर थे कृपा शंकर जी, उन्होंने बात किया था तो उन्होंने किया। बाबा सिद्दीकी ने मदद की। यूसुफ अबरानी ने उस वक्त मेरे को वो नाम नहीं देना चाहता हूँ, मगर एक ऐसे शख्स से घर लेके गए मेरे को, बोले अमीन भाई 1 वोट तुम चलो एक बार, तुमको मिल जाएगा, तुम बात कर लो। बोले मैं मिला दूंगा, तुम बात कर लो। गया, मैं उनसे बात किया। वो आदमी बोला कि देखो मैं कांग्रेस आइडियोलॉजी का आदमी नहीं हूँ, मगर तुम मेरे को आए, तुम मेरे को मिले, मेरे से बात किए, मेरा वोट तुम्हारे नाम पे लिख लो। वो भी कॉर्पोरेटर थे? वो भी कॉर्पोरेटर थे। उसके बाद में शोएल अशरफ साहब ने मुझको बुलाया एक दिन अपने ऑफिस पे, एक बंदे से मिलाया, बोले अमीन भाई देखो ये है, ये इंडिपेंडेंट आदमी है, ये आपको वोट देगा। और उसमें से एक भी आदमी अपने वादे से मुकरा इसलिए नहीं, अगर एक आदमी, एक कॉर्पोरेटर उस दिन मुझको वोट नहीं देता तो मैं कॉर्पोरेटर नहीं बन सकता था, क्योंकि कॉर्पोरेटर बनने के लिए 38 वोट कंपलसरी थे। 20 आपने कलेक्ट किया, 20 अपनी स्टाइल से कलेक्ट किए, वो सब आगे, और मैं नगर सेवक बन गया। उसके बाद 2 ही साल आप नगर सेवक फिर नहीं, मैं 5 सालों नॉमिनेटेड नगर सेवक रहा, और मैं नॉमिनेटेड नगर सेवक रहने के बाद भी नॉमिनेटेड नगर सेवक को वोट देने का अधिकार नहीं था। ठीक है, उस वक्त वोट नहीं दे सकता है वो, एमएलसी को वोट दे सकता है, मगर रोज़ की उसमें कार्रवाई में वो भाषण कर सकता है, सब कर सकता है। और उस वक्त जिस बार मैं कॉर्पोरेटर बना, जब तक फंड भी नहीं था, अभी नॉमिनेटेड नगर सेवक को फंड है, वो मैंने उस वक्त शुरू किया था मूवमेंट कि नॉमिनेटेड नगर सेवक को फंड मिलना चाहिए। और मेरे टर्म ख़त्म होने के बाद में तो क्या करता था आदमी नॉमिनेटेड को, क्या करेगा? बता तो मैं क्या कर सकता है, क्या है एक कि नॉमिनेटेड कुर्सी जो होती है ना, आदमी उस कुर्सी पर बैठ के, अगर पॉलिटिक्स में आप हो, आप इस चेयर पे बैठे हो, आप मुझसे कुछ भी सवाल कर सकते हो, कुछ भी प्रिविलेज है। इतना प्रिविलेज है ना, ये आपका प्रोफेशन है, प्रिविलेज है। अगर आप मुझको आज भी नहीं रखते में कोई सवाल पूछोगे, मुझको जवाब देना फ़र्ज़ है। अगर कॉर्पोरेटर बन जाता है कोई, और उसकी मैं मिसाल भी दूंगा आपको, और वो आदमी ईमानदारी से अगर काम करता है तो सब कुछ कर सकता है। एक वाक़या आपको बताता हूँ कि मैं इम्प्रूवमेंट कमेटी का मेंबर था। लोग होते नहीं हैं, नॉमिनेटेड आदमी को कहीं पे पार्टी फेवर नहीं करती कि कोई बड़ी कमेटी में भेजे, स्टैंडिंग में, इम्प्रूवमेंट में, एजुकेशन, बड़ी कमिटीज़ है, स्टैट्यूटरी कमेटीज़ है। और उस वक्त मेरा काम देख के मेरे को पार्टी ने जो है मुझको इम्प्रूवमेंट कमेटी का मेंबर बनाया था। और क्या था, वही 5 साल के दौर की बात कर 2002 से 2007 के दौर में। तो ये इसके एजेंडा, जो मीटिंग के एजेंडा है ना, कभी कभी रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आते हैं कॉर्पोरेशन के, तो मेरे पास एक एजेंडा है। मैं सुबह उठ के, अच्छा दरवाजा बेल मार के दरवाजे के बाहर रखे जाता था, वो उनको बोला था कि तुम यहाँ रख देने का। मैं सुबह उठ के देखा, एजेंडा पढ़ा, तो उसमें आया क्रॉफर्ड मार्केट रीडेवलपमेंट। यानी 2002 के बाद की बात है, हाँ 2003-4 की बात होगी। तो आया कि रीडेवलपमेंट करना है क्रॉफर्ड मार्केट का। तो मैं बोला ये रीडेवलपमेंट नहीं हो सकता है, इसके लिए डिस्कस करना पड़ेगा। उस वक्त के जो फुल क्रॉफर्ड मार्केट के, खाली जो क्रॉफर्ड क्रॉफर्ड मार्केट, मनीष मार्केट, ये सब पूरा नहीं, क्रॉफर्ड मार्केट, खाली क्रॉफर्ड, महात्मा ज्योतिबा फुले जो बन रहा है अभी, जो महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट था, उसका रीडेवलपमेंट का अग्रवाल करके कोई बिल्डर था, उसको देने की बात थी। बोला पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मैं तो नॉमिनेटेड नगर सेवक था, मेरा तो वोट था नहीं उसके अंदर। मैंने चेयरमैन को बात किया, मतलब साहब ये पास नहीं कर सकता, हम लोग को थोड़ा टाइम चाहिए पढ़ने का, मालूमात लेने की है, क्या है। बोले नहीं, ये मैं आइटम बोलते हो कि ये आइटम नंबर है, इसको आज हम क्लियर करेंगे। बोला आप क्लियर नहीं कर सकते हो। बहुत हंगामा हुआ, बहुत हंगामा हुआ, मतलब बहुत हंगामा हुआ, मगर मेजोरिटी की जोर पे वो क्रॉफर्ड मार्केट रीडेवलपमेंट पास हो गया। अच्छी बात थी ना? नहीं, अच्छी बात नहीं थी। क्या प्रॉब्लम? अच्छी बात इसलिए नहीं थी कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर बिल्डर के पास रहता, और ऊपर के माले बीएमसी को मिलते हैं। तो ऊपर बीएमसी को मिलता तो वो ऑफिसेज बन जाती बीएमसी की, जिंदा डेथ सर्टिफिकेट के रिकॉर्ड रहते, वो कोई काम नहीं होता। हमारा कहना था, यानी उस दिन मैं बात थी, मैं बोला इसको सोचेंगे क्या करने का है। बाद में मैंने प्रपोजल दिया कि वर्टिकल स्प्लिट होना चाहिए, आधा नीचे का बिल्डर को मिलना चाहिए, यानी ग्राउंड फ्लोर आधा बिल्डर को मिले, आधा कॉर्पोरेशन को मिले, तो कॉर्पोरेशन का रेवेन्यू आएगा। और साउथ मुंबई की महात्मा ज्योतिबा फुले में जो क्रॉफर्ड मार्केट नाम से जाना था, वो साउथ मुंबई की जान है ना, वो एरिया। तो देखो, वो मार्केट उस दिन अगर बिल्डर को मिल जाता, तो अभी भी तो बिल्डर को मिल रहा है। नहीं, अभी मुंबई महानगर पालिका खुद उसको बना रही है।
अच्छा, कोई बिल्डर नहीं है मुंबई माना। उस दिन मैंने जो रोका उस मार्केट को, तो आज जो जगह है वरना बिल्डर के हाथ में बिक गई होती। तो ये नॉमिनेटेड नगर सेवक होने का बाद भी वो उस दिन पास हो गया, बहुत गड़बड़ हो गई, कुछ कर नहीं सकते थे। मैंने उसको रीओपन करवाया। इम्प्रूवमेंट कमेटी में स्टैंडिंग कमेटी का होता है, अगर कोई आदमी एब्सेंट होता है तो उसको रीओपन करा सकता है। तो मैं तो रीओपन करा नहीं सकता था क्योंकि मैं मीटिंग में भी था बराबर। और मेरे पास रीओपन का पावर भी नहीं था। तो नंदापली करके धारावी के कॉर्पोरेटर, बहुत सीधे आदमी है, बहुत, यानी वो आदमी ऐसा था कि खुद गटर में उठ के गटर साफ़ करने वाला धारावी का आदमी था, अच्छा नगर से था। तो मैंने उसको बाजू में बिठाया, बोला देखो नंदापली जी, आपको खाली इतना बोलना है कि ये आइटम जो पास हुआ है उसको मुझको रीओपन करना है। वो बेचारे को इतना भी बोलने समझ नहीं रहा था, समझा के बुलाया, रीओपन किया। मैं था, मेरे साथ में बीजेपी के भी कुछ लोगों ने उस वक्त सपोर्ट किया था इस मुद्दे को कि ये मार्केट नहीं जाना चाहिए, और वो मार्केट स्टे हो गया। और आज भी जगह वो कॉरपोरेशन के पास है और वो कॉरपोरेशन को करोड़ों अरबों रुपए की जगह हमने बचाई है। उसके बाद क्या हुआ फिर? आप उसके बाद में पहला कॉर्पोरेशन इलेक्शन ये हो गया, पहला कॉरपोरेशन 2007 में कॉरपोरेशन का इलेक्शन आया। कहाँ से? तो मैं इस जगह से, डोंगरी से लड़ना चाहता था। उस टाइम थोड़ा अलग था ना, उमरखाड़ी उमर खाड़ी डोंगरी सब अलग अलग तो था। आप कहाँ से लड़े थे? नहीं, मैं कमाटीपुरा से लड़ा था। कमाटीपुरा से। मैं यहाँ से लड़ना चाहता था क्योंकि ये सब सीटें बहुत सेफ कांग्रेस की सीटें थी। अब उस टाइम रहते कहाँ थे? 2007 में ऐसा लगा कि कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ना चाहिए, अभी नॉमिनेशन नहीं, अभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स करना चाहिए। तो मैं मुरली भाई को मिला, मैंने मुरली भाई को बोला कि बॉस मुझको चुनाव लड़ना है। मिलिंद भाई से बात हुई, चुनाव लड़ना, बोले ठीक है। तो उसके पहले 2004 में मुझको असेंबली का टिकट मिलने वाला था और वो मेरा टिकट कट गया किसी वजह से। कौन काटा टिकट? ठीक है, अब वो आदमी ये दुनिया में नहीं है, ठीक है, कट गया। आप ही की पार्टी के थे? हमारी पार्टी के। तो 2007 में फिर मैं चुनाव लड़ा और मुझको कमाटीपुरा से लड़ना नहीं था क्योंकि वहाँ पे 10 साल से शिवसेना का कॉर्पोरेटर था, वो शिवसेना की सीट थी। मगर क्योंकि दक्षिण मुंबई और दक्षिण मध्य मुंबई एक होने वाला था, चुनाव जब 2009 में होने वाले थे ना, वो एक होने वाले थे, ये कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ने वाली थी। एमएलए की? एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी बढ़ने वाली थी। तो उस वक्त मिलिंद देवरा जी ने कहा था, मुरली देवरा जी ने कहा था, आप हमको एक आदमी स्ट्रॉन्ग चाहिए वहाँ पे नागपाड़ा की तरफ, तो आप वहाँ से लड़ो। मगर मैं बहुत हाफ हार्टेड था कि यार ये सीट बहुत टफ है, 10 साल से यहाँ पे शिवसेना लगातार यहाँ पे शिवसेना जीत रही है। मगर मैं वहाँ जाके लड़ा और वो सीट में जीता, अच्छे मार्जिन से जीता। कौन थे अपोजिट में? सुरेश काले, शिवसेना के सुरेश काले थे, फिर उसके सिटिंग कॉर्पोरेटर थे। फिर ऊपर वाले की मेहरबानी से उसके बाद कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं साहब जी। उसके बाद में 2007 में ही मुझको मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का चेयरमैन बनाया। जी। और उसके अंदर तकरीबन 35,000 फैमिली को मैं पहुंचा, पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया, उनको जाके मिला, उनकी जो प्रॉब्लम थी, जो फाइनेंस कॉरपोरेशन में डिफ़िकल्टी थी, उसको मैंने सॉल्व किया और एजुकेशन लोन को बढ़ाया। कई बच्चे डॉक्टर बने, कई बच्चे इंजीनियर बने। उसका एक बहुत मज़ेदार वाक़या मौलाना आज़ाद का कि एक दिन मैं रात में रमज़ान में तकरीबन 1-1:30 बजे आता, तो मैं हज़रत मोइन अशरफ साहब को मिलने गया। बोले बैठो सैरी। बोला नहीं हज़रत, मुझको जाना है, ऑफिस जाना है। अरे बोले इतनी रात को कौन सी ऑफिस, क्या है? बोला नहीं, मौलाना आज़ाद की ऑफिस शुरू है, कुछ काम हो रहा है और मुझको। बोला अमीन भाई क्या बात करते हो, इतनी रात को गवर्नमेंट की ऑफिस, रात में 1-1:30 बजे? बोला सही में चालू। बोला आप चलिए देख लीजिए। उनको भी ऐसा लगा कि अमीन भाई थोड़ा सा निकलने के चक्कर में जो है ऐसा, वो बड़ा चलो गाड़ी निकालो। गाड़ी में बैठ के गए तो वहाँ उन्होंने देखा कि कम से कम 40-45 आदमी काम कर रहे हैं रात में। मैंने अपना मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन में स्टाफ की कमी थी, मैंने खुद अपने पास से वहाँ पे स्टाफ लगाया था और वो काम करते थे। आपके मौलाना आज़ाद कॉर्पोरेशन की आपके टर्म खत्म होने के बाद बहुत आरोप भी लगे थे उस पर आप पे? नहीं, कभी नहीं। मौलाना आज़ाद फाइनेंस एंड कॉरपोरेशन के अंदर 35,000 फैमिली मुंबई से लेके नंदुरबार तक का मैंने दौरा किया। जो ज़रूरतमंद लोग थे उनको लोन मिला, 1 रुपया उसमें कभी किसी ने करप्शन का आरोप नहीं लगाया। मेरी जो टीम थी ना उसमें बहुत अच्छे लोग थे, मौलाना ज़हीर अब्बास रिज़वी थे, मुनाफ हकीम थे, जैनेट डिसूजा थी, हुस्ना बनु खलीफे थे, ख्वाजा बेग थे, इब्राहिम पठान थे, शब्बीर विद्रोही थे, शेख हुसैन थे, बहुत अच्छे लोग थे और उन लोगों ने पूरे महाराष्ट्र में काम किया। हम लोग पूरे महाराष्ट्र का दौरा किया। उस वक्त विलासराव देशमुख ने बहुत मदद की, हद से ज़्यादा मदद की। विलासराव देशमुख ने
बहुत ज़बरदस्त मदद की उस वक्त। सब में पहला इलेक्शन आपने असेंबली का कब लड़ा? 2009 में, 2007 में मैं ये था ना, तो 2009 में मैं पहली यानी मरतबा इसी के पहले आप मौलाना आज़ाद में रह चुके मैं रह मेरे पास एज अ कॉर्पोरेटर रह चुके आप? मैं जब कॉर्पोरेट एक टाइम पे मेरे पास 3 पोस्ट थे। मैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेटर था, मौलाना आज़ाद का चेयरमैन था। तो मौलाना आज़ाद के चेयरमैन को स्टेट मिनिस्टर का स्टेटस था, तो मुझको उस वक्त लाल बत्ती वाली गाड़ी थी स्टेट में। अभी तो गाड़ियाँ लाल बत्ती वाली होती नहीं है, तो लाल बत्ती वाली गाड़ी थी। तो मैं जब कॉर्पोरेशन जाता था ना, तो लाल बत्ती वाली गाड़ी में जाता। तो कमिश्नर के पास लाल बत्ती वाली गाड़ी रहती थी, मेरे पास लाल बत्ती वाली गाड़ी थी। तो वो तीसरा नहीं उसके बताया, बाद 2 हो गया। 2 लोग, नहीं आपने 3 बताया। नहीं 2 लोगों के पास वहाँ पे लाल बत्ती वाली नहीं आपने बताया था कि 3 चीज़ें जो है। हाँ, एक कॉर्पोरेटर था, उसके बाद में 6 मौलाना आज़ाद, और तीसरा कॉर्पोरेटर, मौलाना और एमएलए। हाँ एमएलए पे आ रहे। अभी मैं सब में पहले अपना इलेक्शन लड़ा 2009 में जी, मुंबा देवी से। जी, उस टाइम मुंबा देवी था। मुंबा देवी नया बना ना। अच्छा 10 साल से ये इलाका जो है बीजेपी का था। वो कौन सा इलाका था जो बीजेपी का था? नहीं, इसमें क्या था कि इससे पहले जब ये नया मुंबा देवी बना ना, उसके पहले छोटी छोटी असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी थी। एक थी उमरखाड़ी, और उमरखाड़ी का इतिहास है कि यहाँ से बहुत दिग्गजों ने यहाँ जो नया मुंबा देवी बना, तो यहाँ पे अमीन खंडवानी साहब यहाँ के एमएलए रह चुके हैं, गुलाम मोहम्मद बनातवाला साहब यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, यहाँ से जौद्दीन बुखारी साहब एमएलए। उमरखाड़ी से क्यों? वहाँ से उमरखाड़ी, खेतवाड़ी और नागपाड़ा, ये तीनों मिलके कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। ये तीनों मिलके जो मुंबा देवी भी बनी ना, तो उमरखाड़ी थी, वहाँ के बशीर पटेल थे, नागपाड़ा के सैयद अहमद थे, एक खेतवाड़ी थी, उसके भाई जगताप थे। ये तीनों कॉन्स्टिट्यूंसी एक होकर नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी। अच्छा, और वहाँ से पहली बार बड़ी, और आपने उसी का पहली बार 2009 में बनी। तो इसलिए आपके लिए तो नहीं बनाई गई थी, क्योंकि आप लोग की सरकार थी इस टाइम। तो उसमें हमारे बशीर भाई थे, वो एनसीपी में थे, तो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ आ गई। सैयद अहमद मिनिस्टर थे, 5 टर्म के एमएलए थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी यहाँ आ गई। फिर ये तुम्हारा जो मुंबा देवी राजपुरोहित की कॉन्स्टिट्यूंसी, वो सब मिलके एक बन गया। अच्छा, क्योंकि हमने जब देखा तो 10 साल की जो ये थी सीट। मुंबा देवी का नाम क्या है कि उमरखाड़ी, खेतवाड़ी, मुंबा देवी और नागपाड़ा, ये 4 मर्ज हुआ एक साथ में, है ना। तो मुंबई का नाम कहीं देना था। एक तो कोलाबा है, उसको ऐतिहासिक नाम है, उसके आगे फिर नाम सब अलग है। तो मुंबा देवी मंदिर है, फेमस मंदिर है। और मुंबई का नाम जो है वो मुंबा देवी मंदिर के वजह से हुआ है जी। मुंबई जो हम बोलते हैं ना, वो वहाँ से आया है नाम, वहाँ से डिराइव है। तो गवर्नमेंट को, इलेक्शन कमीशन को, सबको एक मुंबा देवी नाम देना था। तो उन्होंने बाजू की कोलाबा चेंज नहीं कर सकते थे, तो इस कॉन्स्टिट्यूंसी का नाम मुंबा देवी रखा। इसका नाम उमरखाड़ी, नागपाड़ा, खेतवाड़ी और मुंबा देवी को मिला के कॉन्स्टिट्यूंसी। 45,285 वोट्स मिले थे। आप 28,646 से वोट जीते थे। आपके अपोजिशन को 28,000 वोट मिले थे। नहीं, पहली बार में 16-17 हज़ार वोट से कुछ जीता था। हाँ वही, उनको 28 मिले थे। हाँ, और आपको 45 मिले थे। हाँ, वो पडवल साहब का बेटा लड़ा था, अजिंक्य अनिल चंद्रकांत पडवल, वो लड़ा था, शिवसेना का उम्मीदवार था वो। और पहला चुनाव उसका भी था, पहला चुनाव मेरा भी था। कैसा रहा आपका 5 टर्म का? पहले 5 साल चुनाव लड़ना बहुत अच्छा था। किस किस ने सपोर्ट किया उस टाइम? हर एक ने सपोर्ट किया। कोई स्पेशल नाम जो याद हो? उस वक्त क्या था कि जितनी बड़ी बिल्डर लॉबी थी ना यहाँ की, इस इलाके की, वो मेरे खिलाफ थी। और आज सब आपके साथ है। वो इसलिए खिलाफ थी कि बशीर भाई ने बहुत वोट लिया था। उस वक्त बशीर पटेल जो समाजवादी के कैंडिडेट थे, उन्होंने 19,000 वोट लिया था, 19,000 वोट लिया था उन्होंने। और वो सब लोग, क्योंकि बशीर भाई यहाँ पे 5 टर्म के एमएलए थे, लोग उनको मेरे से ज़्यादा जानते थे। मैं तो कॉर्पोरेटर ही था, नया था, और लोग बशीर भाई से एमएलए काम किए थे पूरे जगहों पर। तो मगर ऊपर वाले ने बहुत इज्जत रखी, और क्या था, लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। जो आम जो वोटर थे ना, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। और जिस दिन से मैंने पब्लिक चुनाव लड़ा है, जैसे मैंने बताया कि 2007 में मैं कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ा, कमाटीपुरा, आप जानते हो कि वो हमारे नॉन मुस्लिम भाई वहाँ पे बहुत है, तेलुगु है, मारवाड़ी है, मराठी है, गुजराती। उन्होंने उस यानी 2007 के चुनाव जब भी मैं चुनाव लड़ा हूँ, मेरी आवाम ने मुझको बहुत इज्जत दी, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत चाहा है, बहुत दुआएं दी, बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत वोट दिया मेरे को। 2014 का इलेक्शन, एमआईएम की एंट्री। हाँ, एमआईएम आने के बाद बहुत ही असदुद्दीन ओवैसी, अकबर ओवैसी गली गली में जो है स्पीच हो रही थी। कितने दिन तो बलवास होटल में महीना के 1.5 महीना तो आपके दोस्त की होटल है। तो
2014 के इलेक्शन में कुछ एक ऐसा अटकलें लगाई जा रही थी कि यार शायद अभी जो है यहाँ पर एमआईएम आ जावे, क्योंकि मुस्लिम डोमिनेट था, एमआईएम का असर था, नई नई एंट्री थी, लड़ना चाहते थे। अकबर ओवैसी की स्पीशीज एकदम भारी स्पीशीज थी। जैसा कि मैंने बताया ना साहब, असदुद्दीन ओवैसी, अकबर ओवैसी बोलने में, बात करने में, मैनेजमेंट बड़े लोग हैं हैदराबाद के लोग, और एमआईएम यहाँ आया था और एक थोड़ा सा माहौल बहुत बन गया था। माहौल जैसा बन गया था तो 2014 में। और उन्होंने सोचा कि अगर अमीन पटेल के फाइट करना है तो एक मजबूत कैंडिडेट होना चाहिए। तो क्योंकि मोहम्मद रफ़ीक साहब आप जानते हो कि डोंगरी से नहीं, यहाँ के ही है मोहम्मद रफ़ीक, हाँ वो भी यहीं के हैं, तो उनके बेटे को लाया गया, शाहिद मोहम्मद रफ़ीक को, और एक माहौल था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र रहा और लोगों की बहुत मेहरबानी रही। मगर एक ऐसा था डामोडोल था कि यार बहुत कॉन्फिडेंट, मैं कॉन्फिडेंट था। मैं इसलिए कॉन्फिडेंट था कि जब लोगों से मिलते हैं ना सलीम भाई, हम लोग पॉलिटिक्स में, मीडिया में, तो लोगों के हालात, लोगों के हाल चाल देख के पता चलता है कि तुम्हारे साथ लोग है कि नहीं है। जी। आई वॉज कॉन्फिडेंट, मुझको कभी एक दिन भी ऐसा नहीं लगा कि सीट को कोई प्रॉब्लम हो सकता है या मैं थोड़ी मार्जिन से जीतूंगा। वहाँ भी मार्जिन माशाल्लाह बहुत अच्छी रही जी। 2019 में तो आपका एकदम ही निकल गए। इस 15 साल के दौर में अमीन भाई 2019 में मेरे सामने पांडुरंग सकपाल था, शिवसेना के बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट था, बीजेपी की युति थी, जो 2014 वाला चुनाव था ना, वहाँ सेना और बीजेपी अलग अलग लड़ी थी, उनकी युति नहीं थी। 2019 में युति का कैंडिडेट था, महायुति का कैंडिडेट था पांडुरंग सकपाल शिवसेना का एक बड़ा कद्दावर नेता था। मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ के अवाम जो है, जो यहाँ का वोटर है, वो मुझको अपने दिल में रखता है। मतलब क्या बेनिफिट हो रहा है, क्यों आपको वोटर वोट दे रहे हैं? अमीन पटेल को क्यों वोट देते हैं? अमीन पटेल को क्या मुस्लिम्स है इसलिए, मुस्लिम एरिया है मुस्लिम देते हैं? दोनों देते हैं। देखिए ऐसा है कि हर आदमी, वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करता है ना, वो मुझको बहुत चाहता है। वो इसलिए चाहता है कि आप खुद देखे सलीम भाई कि ऑफिस में मैं हफ्ते में 5 दिन अवेलेबल हूँ। मेरी ऑफिस में आने के लिए किसको अपॉइंटमेंट नहीं लेना है। 2 ऑफिस है आपके? 2 ऑफिस है। एक ये पहले से ही है पहले मैं जिस दिन एमए बना, वो स्टार्टिंग में 1 ऑफिस थी और इमीडिएटली मैंने 2 ऑफिस कर दी। जी। थोड़े टाइम बाद मैंने उसको 2 ऑफिस कर दी। और ख़ास करके हमारी जो बहनें जो है ना, वो बहुत कंफर्टेबल करती है कि अमीन भाई के ऑफिस में, या कई मरतबा आते हैं, बोलते हैं अमीन भाई अभी साबू सिद्दीक में चलो, अभी जे में चलो, तो उठ के उनके साथ में चले आते। तो वो कंफर्टेबलनेस जो है ना, एक भाई का, एक बहन का जो रिश्ता जो रहता है, एक माँ बेटे का जो रिश्ता रहता है, वो रिश्ता मैंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग हैं, जो मेरे क्षेत्र के लोग, उनसे मैंने बनाया। क्या नहीं बोला, देखा जाए तो पॉकेटेड वोट्स आपने अपने कब्जे में कर? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कब्जे में नहीं है, मतलब मैं उनके कब्जे में, वो मेरे कब्जे में नहीं, मैं उनके कब्जे में। मेरा वोटर जो है ना, उसने मेरे पे कब्जा किया हुआ है माशाल्लाह। तो उसमें एक ही चीज़ है कि लोग को पता है कि रात को 12 बजे अगर अमीन भाई की ज़रूरत पड़ेगी तो अमीन भाई अवेलेबल है, दिन में अवेलेबल है, कभी कुछ काम है। और मेरे वहाँ एक चीज़ क्या है सलीम भाई, कि मेरे ऑफिस में अगर किसको शादी का कार्ड देना है ना, तो दूसरे एमएलए को लोग फ़ोन करते हैं, शादी का कार्ड देने आ रहा है, कल आओ 12 बजे। मेरे वहाँ सिस्टम ही नहीं। मेरे वहाँ आदमी फ़ोन करना है, कार्ड देना, तो मेरे ऑफिस पे कार्ड दे दो, अपना नाम लिख दो, मैं आ जाऊँगा। मेरे ऑफिस में मेरा जो सेक्रेटरी आया, उसके पास वो लोग कार्ड दे देंगे, मेरे प्रोग्राम में आ जाएगा, मैं चला जाऊँ। वो फिर सना हॉल में शादी हो कि ताजमहल में शादी हो। जी। अमीन भाई 15 साल का आपका सफ़र रहा है, 45,000 वोट, 40,000 वोट, 2019 में 58,000 वोट मिले। 15 साल के सफ़र में लोगों की बहुत शिकायतें भी है आपसे। मेरे पास तो आज तक एक आदमी शिकायत लेके, मैं बता देता हूँ, हमने थोड़ा सा आपके दुश्मन लोग को या आपके अपोजिट वाले को बहुत फ़ोन करके पूछताछ की कि भाई अमीन भाई आने वाले हैं, कुछ आपकी बातें रखना पड़ेगा। अगर अमीन भाई जवाब देते, आपको कोई कंपलसरी नहीं, क्योंकि ये पॉडकास्ट है, अच्छे माहौल में पूछेंगे। अगर आपको जवाब देना है तो दो। सलीम भाई, मेरी जो ज़िंदगी है ना, ऐसी खुली किताब है। इसमें अभी और थोड़ा सा बताएं, पूछिए। शुरू करते हैं जावेद जुनेदा से। जी। वो जावेद जुनेदा बहुत करीबी है आपका। बिल्कुल है। और उसके लिए आपने कई दूसरे आपके साथी आपसे नाराज हो गए थे। एक का नाम बताइए। बहुत सारे नाम, एक नाम बताइए ना। बहुत सारे बोलता हूँ।
मैं नाम नहीं लेता हूँ, नाम मिलेगा नहीं, फिर आपको मालूम पड़ेगा कि भाई मैंने वो मेरे को बताया। नाम मिलेगा नहीं। देखो जावेद नहीं देखिए जुनेजा, आपने, मैं क्यों बोल रहा हूँ, थोड़ा सा हमारी भी आरएनडी है कि जावेद जुनेजा पहले यहाँ से था, फिर लेडीज अवार्ड हुआ तो आपने उसको वहाँ भेजा, वो आपकी चॉइस थी। मैं बताता हूँ आपको। जावेद जुनेजा मुंबई देवी यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, बहुत मेहनती आदमी था, मेहनती, अपने रोज़गार के लिए भी मेहनती था। जावेद जुनेजा डोंगरी मार्केट में पथारा लगाता था, छोटा आदमी था, कोई बड़ा आदमी नहीं था। कैसे आपको कांटेक्ट हुआ और कैसे उसको अपना इलेक्शन लड़ा दिया? नहीं, मैं बताया ना, मुंबई देवी यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था वो। जी, वो मुरली भाई का प्रोडक्ट है वो। अच्छा, आप भी और वो भी? वो तो मुरली भाई का प्रोडक्ट है। तो वहाँ से उसने मुझको बोला, पहली मरतबा जावेद जुनेजा गाड़ी में पीछे बैठा था, तो उसने मेरे को बोला कि अमीन भाई मुझको चुनाव लड़ना है। बोला बेटा सीट किधर है, क्योंकि निकम इतना सीनियर था और बाकी सब सीटों पे जेंट्स सीट नहीं थी। बोला जावेद चुनाव किधर लड़े? बोले भाई कोलाबा से लड़ेंगे। तो बोला जावेद कैसे लड़ेगा, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, मुंबई देवी नहीं, कोलाबा है। बोले भाई तुम्हारा नाम है, मैं जीत जाऊँगा। कभी आप जावेद को पूछोगे तो सेम वर्ड बोलेगा। तो मैं बोला कि जीत जाएगा चुनाव? बोले भाई जीत जाएंगे चुनाव, तुम मुझको टिकट दो। जब कुछ थोड़े से दूसरे लोग भी उस चुनाव में लड़ने वाले थे, समाजवादी थे कोई, तो मतलब जावेद डिफ़िकल्ट लगता है। बोले अमीन भाई तुम फिक्र नहीं करो, चुनाव जीत जाएंगे, तुम्हारा नाम है, कोलाबा से भी सीट निकल जाएगी। और जावेद जुनेजा लड़ा और जीत गया। वही जावेद जुनेजा को आपने कंटिन्यू करते क्या? उसके साथों साथ आपने बहुत सारे लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाए। जैसे मैं बताता हूँ, वकारुन्निसा अंसारी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद जैसे आपने बोला नाम बताओ, वो तो अभी है नहीं, मगर हमारा भी एनालाइज था। उसके बाद तुम्हारा उमर लाकड़ा वाला है, उसके बाद अमीन पारेख जी है, और वो है जो आपके साथ 20 साल से हैं। तो कहीं ना कहीं जावेद जुनेजा के लिए आपने सब कुछ सेक्रीफाइस करते गए। और अमीन पारेख टिकट मांग रहे थे, जावेद जुनेजा भी टिकट मांग रहे थे। वो जो कोलाबा वाली सीट थी वो दोनों मांग रहे थे। हाँ ये बात सही है कि मैंने जावेद जुनेजा को वहाँ से टिकट दिया। वो कोलाबा की सीट वो लड़े जीते। वकारुन्निसा अंसारी आज वो दुनिया में है ही नहीं, अल्लाह उसकी मगफिरत करे। उन्होंने जब एमआईएम ज्वाइन किया तो सबसे पहला इंटरव्यू उन्होंने आपको ही दिया था। मैंने आपा को बोला था, मैंने वकार आज वो है नहीं मगर उनका दामाद है, आप कभी भी पूछ सकते हो। मैंने आपा को बोला था आप जल्दबाजी नहीं करो। जब उस वक्त निकिता को देना कि आपा को देना, उसमें कश्मकश पार्टी में चल रहा था। पर मैंने आपा से वादा किया था कि बोला आपा मुंबई महानगर पालिका में कॉरपोरेटर बनोगी, अगर मैं यहाँ से नहीं बना पाया, मुंबई देवी से नहीं बना पाया, तो मैं आपको बम्बई में किधर से भी कॉरपोरेटर बना दूँगा, उसकी जवाबदारी मेरी है। मगर आपा के दिमाग में कुछ और बात थी। मैंने उनकी बेटी को लड़ने कहा। अगर कोई भी कॉरपोरेटर अगर अपना एरिया छोड़ के, जैसे आज अमीन पटेल उनकी जी बेटी को लगा, आज अमीन पटेल जी मुंबई देवी के 15 साल से एमएलए, अगर आपकी पार्टी बोलेगी कि मैं आपको सांता क्रूज से लड़ने बोल रहा हूँ, मैं जिता दूँ, तो आदमी भरोसा नहीं करता है। नहीं भरोसे की बात नहीं। मैं उनकी बेटी को लड़ाने के लिए कह रहा था कि आप अपनी बेटी को लड़ा दीजिए दूसरी सीट से, तो उन्होंने मना किया। मतलब आपा बेटी को लड़ाइए, आपकी बेटी का फोटो रहेगा, आप और मैं मिलकर उसको जिता देंगे, काम तो आपको करना है। मगर वकार आपा ने बोले कि उन्होंने कुछ उनके पीर को पूछा है और उन्होंने वकार आपा को ये सीट से ही लड़ने बोला है, और उसमें थोड़ा सा मसला हो गया। बड़ा अफसोस हुआ मेरे को। वकार आपा मुझको बहुत चाहती थी, बहुत अच्छी लेडी थी, नहीं हो पाया। अमीन भाई आपके एरिया में बहुत सारे मेजर प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि ओल्ड डायलेप्टेड बिल्डिंग्स, जैसे कि इलीगल बिल्डिंग्स, जैसे कि रास्ते तंग, मतलब कोई चीज़ पे कंट्रोल नहीं है। अमीन भाई आज तक का भी जो ये 15 साल का रिकॉर्ड है। चलते हैं कि रास्ते तंग है, रास्ते तो बड़े हो नहीं सकते सलीम भाई। क्यों रास्ते बड़े होंगे, ये इलीगल बिल्डिंग बनते रहेगी तो कैसे होगी? नहीं इलीगल बिल्डिंग पे आता हूँ मैं, मगर जो रास्ते का विड्थ है वो तो जब अगर कोई क्लस्टर बनेगा बड़ा, बना ना SBOT, हाँ तो ही उसमें रास्ते बड़े हुए ना। बराबर है। अब क्लस्टर बनाने के लिए बनेगा तब रास्ते बड़े। मैं कमाडीपुरा के लिए क्लस्टर के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मैं यहाँ के उमरखाड़ी के क्लस्टर के लिए ट्राई कर रहा हूँ, मैं उमरवाड़े के लिए ट्राई कर रहा हूँ। मैं क्लस्टर की बात करते हैं, SBOT को अभी आज 12 साल हो गए। एक पहला आपने 3 हाँ, सवाल नहीं, पूछे, उसका बाद तो में वापस आ जाऊंगा। हाँ, तो ये उससे कनेक्टेड सवाल है। जो रास्ते जो है ना वो पूरा देखो, मुंबई जो ये पार्ट है सिटी का ना, प्लान सिटी नहीं है। प्लान सिटी नहीं है ना, ये तो बसी हुई है, ओल्ड है। तो इसमें रास्ते तो जब नया बिल्डिंग बनेगी, रास्ता जैसे नवी मुंबई बनी, जैसे ऐसा तो नहीं है। और असल में क्या है सलीम भाई कि
आप ये एरिया देख रहे हो, डोंगरी वाला नागपाड़ा वाला एरिया देख रहे हो। अब यही एरिया मदनपुरा देख लो, सेम पोजीशन है वहाँ पे। यही एरिया असल में क्या है कि मुंबा देवी बी वार्ड लोग समझते पूरा मुंबा देवी में। बी वार्ड मतलब लोगों को ऐसा ध्यान आता है कि अमीन पटेल यहाँ के MLA जी पूरा। मगर मेरे पास तो जो बी वार्ड का जो एरिया है ना, जो 224 का एरिया है, वो तो 30% एरिया, 70% कोलाबा में है। जो बिल्डिंग है ज़्यादा करके यहाँ पे भी बनी है वी आर टॉकिंग अबाउट मुंबा देवी कॉन्स्टिट्यूंसी। नहीं, मैं ये बिल्डिंग जो इलीगल बनती है ना, जो मुंबा देवी के नाम पे बनती जाती है ना, वो आधे से ज़्यादा तो कोलाबा में है भाई यार। अच्छा, वो आधे से जो एक बहुत बड़ी बिल्डिंग का डिमोलिशन हुआ था, जो सिरूड करने किया था, वो लोग मुंबा देवी, बिल्डिंग का नाम तो रेलवे लाइन से लग के ग्रीन वाली बड़ी बिल्डिंग थी। अब वो तो भाई वो तो ऐसा था कि भाई एकदम कलरफुल बिल्डिंग। हाँ, कलरफुल, इतनी कलरफुल बिल्डिंग तो ऊपर से आसमान से मैंने उसके ऊपर जोक बनाया था। हाँ। कि भाई इतना तुमने अच्छा कलर कर दिए, स्पेस से भी ये बिल्डिंग दिखेगी और पूरी इलीगल। तो वो बिल्डिंग, जब ये बात थी ना, तो वो बिल्डिंग कोलाबा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में थी। मेरा कोई लेना, मुंबा देवी को लेना देना नहीं, उस साइड आती है बराबर, उस पट्टा है आपके एरिया में भी तो बहुत सारी बिल्डिंग है। अच्छा, ये एक तो एक दो चीजें, इलीगल बिल्डिंग में दो चीजें। मैंने इसके लिए, अब देखिए साहब, ऐसा है कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन है? आप मेरे को बोलोगे कि अमीन भाई आप जिम्मेदार हो, आप बोलोगे तो मैं आपसे नहीं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं एक बात नहीं, मैं बता रहा हूँ कि आप बोलोगे ना, की बात हो रही है। नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ कर भी रहे, जहाँ हो सकता है वहाँ कर भी रहे। सब सीमेंट कॉन्क्रीट का रोड हो रहे, आपने देखा है सीमेंट कॉन्क्रीट रोड। और डंकन रोड था, वहाँ पे इतना पानी भर जाता, तो थोड़ी बारिश गिरती थी पानी भरता। मेरे कॉर्पोरेटर बनने के बाद में वहाँ जब रोड का काम चालू बड़ा, सबसे पहला सीमेंट कॉन्क्रीट का रोड वो बना था, डंकन रोड का। तो वहाँ से जब रास्ता खोदा गया तो ट्राम की पटरी निकली उसमें से। जी। पुराने नए ट्राम की पटरी पे डामर लगा रोड, मगर पानी इतना भर जाता था पूछने की बात नहीं। आज कितनी बारिश हो, डंकन रोड में पानी नहीं भरता, पूरा ड्रेनेज का काम वो नगर सेवक जब बनाया आज से चल रहा है। आज इलीगल बिल्डिंग के लिए मैं किसी भी इलीगल स्ट्रक्चर को कभी भी ज़िंदगी में सपोर्ट किया नहीं और आगे भी करूँगा नहीं। अपोज भी नहीं किया आपने कि नहीं बनना चाहिए? अपोज करने के लिए क्या करना चाहिए सर? नहीं बनना चाहिए। आपके कॉर्पोरेटर है, जैसे आपने कहा था जावेद जुनेजा, दूसरे कॉर्पोरेटर है, सारे कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी होती है कि उनके एरिया में काम। मुंबई महानगर पालिका का वार्ड ऑफिसर और पुलिस स्टेशन का सीनियर इंस्पेक्टर इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए जिम्मेदार है, ऐसा कानून में लिखा हुआ। कहाँ पे लिखा हुआ? रूल है उसके लिए, लॉ है। अच्छा हाँ, जिम्मेदार वो लोग हैं, MLA नहीं है। नहीं, आज मैं हथौड़ी लेके आके तोड़ नहीं सकता हूँ, आप हथौड़ी लेके तोड़ नहीं, मैं कंप्लेंट कर सकता हूँ, और कंप्लेंट की है मैंने असेंबली के अंदर खड़े होके बोला है कि गवर्नमेंट ने इलीगल कंस्ट्रक्शन को रोकना चाहिए। जब एकनाथ शिंदे UD मिनिस्टर थे, उन्होंने खड़े होके बोला था एज ए UD मिनिस्टर, क्योंकि मुंबई महानगर पालिका UD में आती है, खड़े होके बोला था कि हम जो है इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। अब इसमें होता क्या है, मैं इसमें थोड़ा सा यहाँ नहीं होना चाहता हूँ, मगर कई बार ये लोग कोर्ट में जाके स्टे ले लेता है। बहुत सारी बिल्डिंग है जिसपे कोर्ट का स्टे है। अब तो बनने के बाद लेते नहीं, जब बनते रहती है चालू काम में अपने एरिया में ऐसा है कि आज ये गली से निकलो, 1 महीने बाद हो तो वहाँ 10 माला खड़ी है। तो मुंबई महानगर पालिका को पता नहीं चलता है क्या? मुंबई महानगर पालिका का बिल्डिंग एंड फैक्ट्री डिपार्टमेंट करता क्या है? वो तो इन कन्वेंस होता है। वही तो मैं आपको बोल रहा हूँ, जब इन कन्वेंस तो वही चीज़ लोग ये पूछते हैं यार, MLA भी तो है साहब, ये भी कॉर्पोरेटर भी तो है, रोकते क्यों नहीं है? रोकने के लिए मुंबई महानगर अल्टीमेटली इतना टाइम इन लोग दे देते हैं सामने वाले को, सलीम भाई इतना टाइम देते हैं कि सामने वाला जाके स्टे ले, क्योंकि उसमें फिर वो अंडरवर्ल्ड का सब भाईगिरी गली में सब चलती है। अब गुलिस्तान का चक्कर मालूम है ना आपको? जी। अब गुलिस्तान बिल्डिंग बन गई, इलीगल बिल्डिंग बन गए, लोगों ने खड़े रह के बनाया, लोगों ने अपने जेवर बेच के कर ले लिया। आज उसको डिमोलिशन की नोटिस आई, सब औरतें हमारी ऑफिस में बैठी, भाई बिल्डिंग को बचाओ। अब क्या बोलना उनको, भाई बिल्डिंग बचाओ, भाई बिल्डिंग बचाओ, हमने अपने जेवर बेच दिए। मैं कह रहा था कि दो तरह के इलीगल बिल्डिंग है। एक तो जो पूरा इलीगल बना लेते हैं, दूसरा जो बड़ी बड़ी टावर्स बनाते हैं वो भी इलीगल काम करते हैं, पार्किंग खा जाते हैं, वो पार्किंग बेच के वहाँ पर दुकानें बन जाती है। बहुत सारे आपके एरिया में भी है, क्योंकि हर जगह पूरे मुंबई में हो। जी, मैं तो हर जो मेरे पास रहेगा मैं उससे सवाल करूँगा। बराबर है। आप तो ये जो बड़े बड़े नेता लीड जिन्होंने कहा था आपको बहुत अपोज कर रहे थे, वो अब ये इस एरिया में बिल्डिंगें बनाते हैं। नहीं, ये बड़े बिल्डर ये काम नहीं करते, पार्किंग बेचते नहीं है। सर मेरे पास बहुत नाम है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। नाम नहीं बोल सकता। नहीं, और इस एरिया में बहुत है अच्छे डेवलपर है जिनका नाम है ना। एक टावर बनता है, नीचे 200 बाइक खड़ी रहती, चलने की जगह नहीं रहती। जो अच्छे डेवलपर जो है ना, जो नामी डेवलपर, फ्लाई बता दीजिए, एक फ्लाई बाय नाइट डेवलपर होते हैं, एक बिल्डिंग बनाते हैं,
उसमें रेफ्यूज फ्लोर भी बेड डालते हैं। अच्छा नाम दिया आपने, फ्लाई बाय नाइट, बना के भेज दो। अच्छा, अमीन पटेल जी पे एक ये भी आरोप है कि जितने अमीन भाई के कड़िए वड़िए थे, कॉन्ट्रैक्टर, तो सबको बिल्डर बना दिया आपने। मैं तो ये कड़ियों को नहीं पहचानता भाई। उस टाइम की जब आपने कंस्ट्रक्शन कब चालू हुआ, मतलब आपका ये आपका बिजनेस भी है ना कंस्ट्रक्शन का, बिल्डिंग मेरा का? कंस्ट्रक्शन का बिजनेस नहीं, एक ये है कि अमीन पटेल जी का बिजनेस है। मेरा कंस्ट्रक्शन का बिजनेस नहीं, कभी अभी तक कुछ भी नहीं। कंस्ट्रक्शन का बिजनेस। ये जो थोड़े इस तरह के बिल्डर होते हैं ना, जो एक प्लॉट लेके बना देते, उसकी पार्किंग बेड डालते। अब बिल्डिंग में एक आदमी रहता है, लोग प्लान के अंदर रेफ्यूज फ्लोर लिखा हुआ है, या फिर यहाँ वही, हाँ। उसको खरीदते क्यों हैं? उनको पता है कि ये इलीगल है, क्यों खरीद रहे भाई? पार्किंग है, 3 पोडियम पार्किंग के लिखे हुए कि इसके अंदर एक पोडियम है, उसके अंदर घर रजिस्टर एग्रीमेंट होकर बिक रहे, रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर कर रहा है, उसके ऊपर स्टैंप ड्यूटी ले रहा है। तो रजिस्टर कैसे कर रहे हैं? सब मैं आपको सब करप्शन। क्या करें? यानी आज रेफ्यूज फ्लोर गवर्नमेंट क्यों अलॉट करती है फ्री ऑफ, ऐसा है कि कभी आग लग जाए तो वहाँ से लोगों को बचाया जा सके, फायर ब्रिगेड की जो सीढ़ी है वहाँ जा सके। लोगों को बोलेंगे भी ना फ़ोन करके कि आपने जो घर खरीदा और रेफ्यूज है, बोले भाई सस्ते में मिला इसलिए ले लिया। अब क्या बाद में तोड़ने आते तो फिर उसके ऊपर बात क्यों? फिर हमारे पास तोड़ने आवे तो भी हम अमीन भाई यहाँ घर है, अभी इसको बचाओ। ठीक है। ड्रग्स की बहुत मसले हैं आपके यहाँ पर, बहुत ज़्यादा। डोंगरी बोले तो ड्रग्स सिर्फ डोंगरी में ड्रग्स का मसला नहीं है, ड्रग्स का मसला पूरे बम्बई, पूरे महाराष्ट्र और पूरे देश में है। ड्रग्स को कंट्रोल करने के लिए मेरी जितनी जवाबदारी उतनी जवाबदारी आपकी है, आपकी जितनी जवाबदारी उतनी जवाबदारी पुलिस की, और उतनी ही जवाबदारी सिटीज़न पब्लिक की भी है। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि किस तरह का होता है। बीच में मैं कमू जाफर स्कूल में गया, मेरे साथ में एक पुलिस वाली लेडी भी थी। बच्चे ने खड़े हो गए, बोले सर ये पुलिस बैठी है, हमारे वहाँ तो सब दारू बिकता है। यानी वो धोबी गली उस तरफ की थी, कोलाबा की थी। बोले पुलिस वाले कुछ करते नहीं, वहाँ से आते चले जाते। अब ये ड्रग्स जो है ना, वो इतना सस्ता और इतना चीपली अवेलेबल हो गया है, और इतना हर जगह, हर माशरे में। आपको सलीम भाई, ये ड्रग्स के ऊपर हफ्ते में एक बार किसी साइकेट्रिस्ट को, डॉक्टर को बुला के एक शो करना चाहिए। लोगों को पता चलना चाहिए कि हम ये जो ड्रग्स लेते हैं या करते, उससे हमारी ज़िंदगी बर्बाद होगी, हमारी पूरी फैमिली बर्बाद। अवेयरनेस चाहिए बच्चों, अवेयरनेस होना चाहिए। जी जी जी, अवेयरनेस होना चाहिए, और अवेयरनेस आपके थ्रू होगा ना, मीडिया के थ्रू होगा, तो बहुत लोग तक, नीचे तक जाएगा। जी और जी। हम तो जितना ड्रग्स को कंट्रोल करना है, पुलिस के साथ में जो कॉपरेशन करना है, उसको तो करते ही करते हैं। और ड्रग्स तो अगर मैं एमएलए हूँ और आप मीडिया से हो या कोई आम आदमी है, सब लोग ने मिलके ही ड्रग को निकाल सकते हैं। ये एक ऐसी बीमारी जो समाज में फैल रही है कि सबको मिलके इसका मुकाबला। ये ऐसा नहीं कि मुंबादेवी में ड्रग्स है या डोंगरी में। डोंगरी का नाम बदनाम है साहब, नाम बदनाम, खाली नाम ही बदनाम है, बाकी सब है, बाकी सब अच्छा है यार। उस पर हम बात करें, डोंगरी जैसी जो जगह है ना, अब यहाँ पर एक स्लम में रहने वाला बच्चा, जिसका बाप पोर्टरस में कुली, रमजान भाई, उसका बेटा अगर यूपीएससी क्रैक करके आईआरएस ऑफिसर बनता है, इनकम टैक्स में एक ऑफिसर बन जाता है, तो इससे बड़ा डोंगरी के लिए क्या बड़ी चीज़ हो सकती है? आप बताइए। एक स्लम में रहने वाला बच्चा, जिसके पास कोई सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं, वो पढ़ के कल आईआरएस बच्चा की नौकरी लग गई, रमजान भाई के बेटे की। तो ये डोंगरी के लिए क्या छोटी बात है क्या भाई? आप डोंगरी को ऐसे नज़र से क्यों देखते हो? जब डोंगरी पिक्चर में देखो तो डोंगरी बताएंगे। फिर एक आप मुनव्वर फारूकी, जो हज़ारों पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फेमस है, मुनव्वर फारूकी, वो भी आपका, वो भी डोंगरी, वो तो मेरा पड़ोसी था, बाजू की बिल्डिंग में रहता था। अच्छा, जब मैं डोंगरी में जब मैं शहदा मार्ग में रहता था, हाँ, जो मेरा घर था उसके बाजू की बिल्डिंग में वो रहता था, इब्राहिम मेंशन, कल्याण मेंशन, शरीफ मेंशन, जो उसमें वो रहता था। वो तो कभी ऐसा था कि ये लड़का आगे मुलाकात नहीं? भाई साहब, लोगों को ये नहीं था कि अमीन पटेल भी एमएलए बन सकता है, मुनव्वर फारूकी भी इतना आगे जाएगा। तो डोंगरी में भी है, कलेक्शन है, कशिश है, डोंगरी में कशिश है। और डोंगरी ने बहुत बड़े बड़े, आज मोहम्मद रफीक साहब भिंडी भी यार डोंगरी है, पायदुनी जी, वो भी आपका एरिया पड़ता है, वही एरिया पड़ता है। अच्छा अमीन भाई, बात चल रही थी आपने प्रोजेक्ट की, तो जैसे मैंने कहा था कि आपने कहा कि उमर खाड़ी प्रोजेक्ट भी कई सालों से अटका हुआ है, क्या रीज़न है? नहीं, देखिए क्या होता है कि इसमें दो चीज़ होती है, एक टेनेंट और एक गवर्नमेंट। अब उसके अंदर एक प्रॉब्लम था कि वो बिल्डिंग अब बनी थी ना,
उसको एक लिमिटेड साल हुए थे। तो अब मगर उसका प्रोजेक्ट भी हो गया इंशाल्लाह, वो भी शुरू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम क्या था, मतलब क्या नहीं उसके अंदर फेवरिज्म बहुत ज़्यादा हो रहा था ऐसा मैं सुना है। नहीं फेवरिज्म कुछ नहीं था। फेवरिज्म क्या, वो तो गवर्नमेंट माड़ा बनाएंगी उसको, माड़ा ही उसको बनाएगी। अच्छा, बार बार आप बोल रहे हो माढ़ा बनाइए, माढ़ा बना रही है, ये करिए, तो माढ़ा में इतनी कैपेसिटी है बनाने की, उनके पास तो फंड नहीं है रिपेयर करने के। माड़ा के अलग अलग बोर्ड्स हैं। हम्म, रिपेयर एंड रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड है, माड़ा के अंदर मुंबई बोर्ड है, माड़ा के अंदर स्लम बोर्ड है, ऊपर माड़ा है। जैसे कमाटीपुरा के अंदर भी जो हमने आज कमाटीपुरा में हर रहने वाले को 500 फुट का घर मिलेगा कम से कम, 2 बेडरूम हॉल किचन का, जिसका टेंडर रेडी है। इलेक्शन के बाद में टेंडर कॉल होने वाला है। ये तो कई सालों से चल रहा है कमाटीपुरा। बहुत 12 साल पॉसिबल है क्या? पॉसिबल हो गया है। अभी यहाँ तक लेके आए हैं। कहीं यहाँ ये से अमीन भाई टेंडर का वो तो नहीं है लॉलीपॉप वगैरह के भाई कमाटीपुरा है बनेगा बनेगा, लॉलीपॉप देने का कोई वजह, कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि इतना डेंसली पॉपुलेटेड है और थोड़ा सा एक ग्रे एरिया भी है वहाँ पर, जो वो कैसे नहीं आएगा ना, मैं आता हूँ, उस पर भी आता हूँ मैं कमाटीपुरा का पूरा फिजिबिलिटी रिपोर्ट रेडी हो गई है, उस पर पूरा डिस्कशन हो गया है। माडा ने उसका टेंडर बना के रख दिया, उसका टेंडर कॉल होने वाला है। इस एरिया को क्लस्टर्स की बहुत ज़रूरत है। जब तक इस एरिया के अंदर सब लोग साथ में आके क्लस्टर नहीं बनाएंगे ना भाई, ये एरिया की समस्याओं का पूरा निवारण। पर आपको लगता है जो माढ़ा की जिसकी बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं रहते हैं, जो बिल्डिंग गिरने वाली है, सुनो, एक BIT चौल यहाँ पे बनी है जी, इमामबाड़ा BIT चौल, अपने लक्ष्मी नारायण सोसाइटी, KJN सोसाइटी, बैतुल माल सोसाइटी, और वहाँ पे बिल्डिंग बनती, वो हो गया ना पूरा क्लस्टर नहीं, वहाँ मिनी क्लस्टर है, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग और इतने लोग को घर मिल गया ना वहाँ पे। आज SBUT का क्लस्टर डेवलपमेंट उनके पास तो इतना पैसा, उनका इतना डेवलपमेंट, फिर भी कितने साल हो गए अभी तक पूरा कंप्लीट नहीं है, अभी भी अगले 8-10 साल लगेंगे। अब मुझको लगता है कि उनका रिहेब कंपोनेंट है ना 5 साल में कंप्लीट हो जाएगा। और ये कमाटीपुरा कब चालू हो जाएगा? कमाटीपुरा इलेक्शन के बाद में मुझको लगता है कि फॉरेन टेंडर इज रेडी कॉल करने का। माडा में कुछ थोड़ी सी अटकलें थी, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, हमारे इलेक्शन के बाद उसका 500 दिलाओगे आप? 101%। हर एक व्यक्ति को जिसका 60 फुट का घर है, 80 फुट का घर है, 100 फुट का घर है, 200 फुट का घर है, कमाटीपुरा में हर एक टेनेंट को कम से कम 500 फुट कारपेट 2 बेडरूम हॉल किचन का घर पक्का मिलेगा और मिलेगा। और जो लैंडलॉर्ड है जो 1 मीटर से 50 मीटर का जिसका प्लॉट है उसको एक घर, 51 से 100 को 2 घर, 100 से 150 को 3 घर, एवरीथिंग फिजिबिलिटी रिपोर्ट। अभी हमने सुना है कि ये लैंडलॉर्ड रेडी नहीं है, सब लैंडलॉर्ड रेडी। साहब 50 मीटर के प्लॉट को 500 फुट का घर मिल रहा है, कौन नहीं बोलेगा, सब सही है। मगर टेनेंट रहते हैं तो उनको आवक जावक रहती है, बिल फिराई होता है, तो उस होते यार जिंदगी भर कमाई होगी। मगर अच्छा, ग्रे एरिया जो है कमाटीपुरा का, जो रेड लाइट एरिया की आप बात कर रहे हो, देखिए कमाटीपुरा का जो ये रेड लाइट एरिया की हम बात करते, एशिया का बोलो या वर्ल्ड का बोलो, सबसे बड़ा रेड लाइट एरिया एक बार वो गिना जाता था जी, मगर आज वो 1 या 2 गली में महदूद हो गया है, ख़त्म हो गया वहाँ से। आज वो जो पहले रेड लाइट एरिया के एक ज़माने में 20,000 वोट हुआ करते थे, आज 1200 वोट भी नहीं है। तो वो एरिया धीरे 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 नेचुरल डेथ की तरफ जा रहा है वो। और आज भी जो नागपाड़ा के उस कोने की जो 2 गलियाँ है उसी के अंदर है, बाकी तो सब फैमिलीज रहती है वहाँ पर। अभी आपने एक कमाटीपुरा के लिए एक पिक्चर बनी थी गंगू भाई, वो उस पर कॉन्ट्रोवर्सी हो गई कि अमीन पटेल जो है मुस्लिम्स सब्जेक्ट पे कोर्ट नहीं जाते, और इस पे के लिए अमीन पटेल ने पिटीशन फाइल कर दी थी। जैसे कि अभी रामगिरी महाराज हो गए, इसके पहले जो भी मुसलमान मुद्दे हैं, अमीन भाई कभी केस हाई कोर्ट में नहीं गए, और गंगू भाई के लिए अमीन भाई जो है वो केस में चले गए। उसमें ऐसा है कि जो भी मुस्लिम या जो भी हेट स्पीच अगर आप बोलो किसी भी मज़हब के लिए, आप खुद थे डोंगरी पुलिस स्टेशन में, कितने बजे थे रात के सलीम भाई? 2:30 बज गए थे। मैं बैठा था वहाँ पर, मैंने बैठ ये रामगिरी महाराज के लिए मैंने बैठ के कंप्लेंट लिखवाई। उसके बाद में दूसरी बार भी बात हुई। मैं इन चीज़ों के अंदर अपनी सियासी रोटी नहीं सेकना चाहता हूँ। मेरा मज़हब, मेरा रिलीजन मेरे दिल के अंदर है, उसके लिए मुझको जो करना है 100% करता हूँ। आज आपने पूछा तो आपके पॉडकास्ट में बताता हूँ कि मैं था, आप थे, रात में 2:30 बजे तक बैठा और वो कंप्लेंट लॉन्च हुई। इससे पहले भी पिटीशन फाइल की, इससे पहले भी जहाँ जो लोग नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हो या इस्लाम के बारे में हो, जहाँ कहीं भी कुछ हुआ है तो बराबर से कानूनी लड़ाई उसके लिए लड़ी गई है
और उसके लिए काम किया गया है। अब ये ज़रूरी नहीं है, क्या है सलीम भाई, एक तो होता है कि आप इशू को पॉलिटाइज करो, पॉलिटाइज होता है ना इशू, जी। कि अमीन पटेल गए कोर्ट के अंदर, अमीन पटेल गए कोर्ट के अंदर। आप तो गए थे ना, तैयारी हो गई थी कि नहीं गए क्या की कोर्ट में जाने की? कौन से मुद्दे पे? यही गंगूबाई के लिए गया था ना मैं गया था ना। और जो रिलीजियस जो मैटर होते हैं ना, उसको अपने हिसाब से हैंडल करके सॉल्व करना पड़ता है। पॉलिटाइज करके एक दिन पेपर में आएगा अमीन पटेल कोर्ट में गए, न्यूज़पेपर में आएगा अमीन पटेल कोर्ट में गया और उसका रास्ता नहीं निकलेगा, तो मतलब नहीं ना। आज एज ए जिम्मेदार एक एमएलए की हैसियत से, एक मुस्लिम आदमी के हिसाब से जो करना है उलमा इकराम, मेरा एक चीज़ ये है सलीम भाई कि मैं कभी भी रिलीजियस मैटर में उलमा इकराम की बड़ी इज्जत करता हूँ, क्योंकि हम उनके पीछे नमाज़ पढ़ते हैं, हम उनके साथ में रहते हैं। तो ये काम जो रिलीजन का पॉलिटिशियन को करना चाहिए, वो उलमाओं के पीछे रह के करना चाहिए। हमारी क़यादत जो है रिलीजियस, वो उलमा करते हैं, और जो हमारे उलमा है उनको किस तरह से इस चीज़ में आगे जाने की हर मदद करते हैं। आज हजरत मोहम्मद, मगर फिर भी एक आपको मुस्लिम नेता है, आप लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये भी हमारे लिए, कभी ना कोई ट्वीट देखा गया आपका, ना कभी एग्रेसिवनेस देखा गया, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम और कोई चीज़ में एग्रेसिव देखे हो आपने? मेरे को कभी आपने एग्रेसिव फिर भी ईमान की बात आती है तो ईमान की बात में तो ये आपके वोटर चाह रहे हैं, मतलब कि यार हमारा नेता बात करे इस पे। सलीम भाई हर मुद्दे पे बात की है ना, ये हर मुद्दे पे, और आप तो इसके जो पॉडकास्ट करो गवाह हो कि आप मेरे साथ 2:30 बजे तक रात में पुलिस स्टेशन में बैठे रहे जब तक कोई इशू सॉल्व नहीं हुआ। जी, जो इशू सॉल्व नहीं हुआ तो हम गए नहीं ना, उसके बाद में भी जो भी इशू उसके पहले भी सब बात सी बहुत सारी, ये तो आज की बात नहीं, बहुत सारे दिनों हर नीतीश राणे की बयानबाजी आते, मतलब कभी भी अमीन भाई ने ट्विटर पे या कहीं पे भी उसके खिलाफ कोई बात नहीं की। आप बराबर ट्विटर चेक करो, आप मेरे बयानात चेक करो, न्यूज़पेपर को चेक करो। जैसे वारिस पठान के साथ, ये भाई ये हमारे रसूलुल्लाह को बोल दिया है मैंने, ये हमारी कौम की बात है ना। लोग एग्रेसिवनेस देखना चाहते हैं, लोग ये बोलते हैं, आपके वोटर्स ये बोलते हैं यार जब अपोजिट पार्टी। आप नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ी आपने? जी। पढ़ी नहीं पढ़ी? शांत स्वभाव। देखिए, अगर मैं इस पॉलिटिक्स में हूँ तो मुझको सबसे पहला मेरा फ़र्ज़ है लोगों की सेफ्टी। मैं ज़ोरदार भाषण करके टीवी पे चलूँ, आपके चैनल में चलूँ, वारिस पठान देख रहे हैं और नहीं, वारिस मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, मैंने उसको भी बात बताई है जी जी कि हमारा काम है यूनाइट करना, डिवाइड करना हमारा काम नहीं है। जहाँ हमारे मज़हब पे आँच आएगी हम जान देने के लिए तैयार है। आज मेरा अगर नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी होती है, अगर मेरा सर काटने की बात आएगी तो मैं अपना सर भी कटा दूंगा, मैं अपनी जान भी दे दूंगा, ये मेरा ईमान है, मैं उसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा। मगर भड़काऊ भाषण दे के, ज़ोर से चिल्ला के लोगों के अंदर एक माहौल ऐसा तैयार करना कि नौजवान साहब, ऐसा है सलीम साहब, आपको पता है कि नहीं पता नहीं, विलास सावंत होम मिनिस्टर थे, सलमान रश्दी की एक किताब निकली थी और ऐसे ही भड़काऊ भाषण हुए थे और लोग रास्ते पे आए थे और कई बच्चे उसमें शहीद हो गए थे। आज उनके माँ बाप को जाके पूछो कि कौन जाके पूछता? वो तो कोई किसी को पूछता नहीं, बस लोग ये देखना चाहते हैं कि बस तुम खाली बोलो। हाँ, और भले 10 लोग भले वो तो आपको भी पता है, अपने को भी पता है कि भाई पीछे जो लोग रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं, जो टारगेट हो जाते हैं। हमको जो लोग इस तरह की बातें करते हैं उनको गिरफ्तार होना चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए, एक एग्ज़ाम्पल सेट होना चाहिए, गवर्नमेंट ने उस पर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करना चाहिए। कार्रवाई तो गवर्नमेंट और कोर्ट ही करेगी ना, आप कर सकते हो क्या? नहीं, हम तो खाली बता सकते हैं और आप खाली सपोर्ट कर सकते हो। हम तो सपोर्ट करते ही। और जहाँ तक बात आएगी ईमान की, 101% आप अमीन पटेल को वहाँ पे खड़ा पाओगे। अमीन पटेल के लिए अपने ईमान से, अपने मज़हब से, अपने अल्लाह से, अपने नबी से, रसूल से, पैगंबर से, हमारे आखिरी नबी करीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। नो कॉम्प्रोमाइज़ मीन्स नो कॉम्प्रोमाइज़। अमीन भाई, आपने जैसे बात की कि इमाम साहबों के पीछे नमाज़ पढ़ना, तो आप जो है वो एक अलग कास्ट से आते हो और ये चीज़ एक अलग है, तो कैसे लोग, कुछ लोग इस पर भी शक करते हैं यार ये अमीन भाई आप जुम्मा की नमाज जो है फिर बाद में दाल गोश्त भी खाते हो आप, तो वो क्या थोड़ा सा कन्फ्यूजन है आदमी को यार, ये जो है आगा खानी है और ये नमाज पढ़ते, तो इसमें क्या क्या आप दोनों तरह कैसे बैलेंस करते हो? पहला तो आगा खानी जैसी कोई कौम ही नहीं है जी। शिया इमामी इस्माइली है, एक हर कास्ट का नाम होता है ना। जी जी हाँ बराबर। तो वैसा आगा खान के फॉलोअर है, मैं आगा खानी बोल के मैं आपके खाली नॉलेज के लिए लोकल ये बात करें, लोकल बात।
देखिए मैं कहीं पर भी नमाज़ पढ़ता हूँ क्योंकि मेरी नमाज अल्लाह के लिए है, बेशक। मेरा सजदा जो अल्लाह के लिए। क्योंकि मैंने भी एक बार हम सब, आप भी थे, मैं भी था, अपन जब नमाज़ पढ़े तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ। हमला यार अमीन भाई इज प्रेइंग एंड अपना बाबा के ये अरब का बंगले के अंदर एक प्रोग्राम था, फिर आप गए थे, फिर वहाँ पर नमाज जमा करी। मैं भी खुद सोच में रह गया, यार ये इस्माइली लोग क्या नमाज ऐसा जमात के साथ बढ़ते हैं? इस्लाम के अंदर जो आदमी इस्लाम को फॉलो करता है, इस्लाम रिलीजन का है, उस आदमी के लिए नमाज फ़र्ज़ है। ये तो हर फ़िरके के लिए, हर फ़िरके के लिए ना। मैं नमाज अपने लिए और अपने अल्लाह के लिए पढ़ता हूँ, मैं किसी बंदे के लिए नमाज नहीं पढ़ता। मेरा सीधा अल्लाह के नाम का है जी। तो मैं किसी मस्जिद, भाई आज आदमी रेलवे प्लेटफॉर्म पे नमाज़ पढ़ लेता है, एयरपोर्ट पे नमाज़ पढ़ लेता है, रास्ते में नमाज़ पढ़ लेता है, गार्डन में नमाज़ पढ़ लेता तो है। आपकी कम्युनिटी में बैकफायर नहीं होता? अरे क्या तुम ऐसा क्यों करते बैकफायर? हो? क्या कम्युनिटी नमाज़ पढ़ती है? अच्छा अब मैं 2 दिन बाद इंशाल्लाह उम्रा के लिए जा रहा हूँ। अच्छा। क्या है? नमाज़ पढ़ना, कुरान मजीद की तिलावत करना, उम्रा करना, हज करना, पॉलिटिक्स इस्लाम से के कोई अंदर- लेना देना नहीं कि चलो मेरे वोटर्स हैं तो मैं पढ़ लूँ, ऐसा ये तो- मैं नहीं, ये तो- दूसरे तो- लोग कह रहे हैं, मैं असल लेके में ऐसा मैं है मैं कि एक देखिए जो बात, आदमी, अच्छा इस बात का खुलासा जो भी हो जाए ना आदमी- अमीन भाई, जो आदमी ऐसी बात करता है कि उसकी यार वो सोच- आगा खानी है और वो पब्लिक के लिए ऐसे नमाज पढ़ता है तो भाई मतलब मैं voters- भाई मैं अगर अपने घर में नमाज़ पढ़ता हूँ सुबह उठ के, तो वो तो पब्लिक के लिए नहीं है ना, वो तो मेरे लिए जी है। बेशक। मेरे लिए है ना। वहाँ तो पब्लिक को अगर मैं जूम टीवी चालू करके लोगों को बताता नहीं हूँ ना कि मैं नमाज किसी की भी नमाज, वो उस शख्स और अल्लाह के बीच की बात है। उसके अंदर किसी का इंटरफेरेंस नहीं कि कोई आदमी हाथ बांध के नमाज पढ़ता है, कोई हाथ खोल के नमाज पढ़ता है, नियत कोई देखी नमाज- जाती है, नियत नियत देखी, बहुत सही सिर्फ कहा। और सिर्फ मज़हब जो हमारा इस्लाम है ना, उसमें इतनी रियायतें हैं, सिर्फ नियत के ऊपर है। आपकी नियत साफ है तो मंजिल आसान है। बिल्डर्स को आप बहुत फेवर करते हैं, आप पूछो तो मैं नाम बोल दूँ। बोले शाहिद बलवा, उसको मिला नहीं कि इतने महीने साल हो गए। नहीं उनकी जो कंपनी है वो आपको बताऊं, पतरा वाला चौल है, कई सालों से पड़ी हुई है। किधर है पत्रवाला चले? शायद ये सिटी सेंटर के बाजू में, सिटी सेंटर के टेनेंट की बात करते हैं। सिटी सेंटर के टेनेंट लोग के ऊपर तो ऐसा हो रहा है कि ऐसा लगता है कि हिंदी पिक्चर चल रही है, कि दुकानदारों को उनका पैसा नहीं मिल रहा है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कई सालों से वो मैटर चल रहा है। सिटी सेंटर में मैं कई मरतबा गया। और लोगों का कहना है कि शाहिद बलवा के खास दोस्त है अमीन भाई। ऐसा है भाई कि हर आदमी से मेरी दोस्ती है, किसी से मेरी दुश्मनी, मेरा दुश्मन कोई नहीं। फेवरिज्म की बात हो रही है। नो फेवरिज्म। मैं कभी, एक चीज़ सलीम भाई तय है कि टेनेंट के मुकाबले मैं बिल्डर को कभी मार्क्स नहीं दूंगा। मेरी पूरी लॉयल्टी टेनेंट के साथ में है और टेनेंट के साथ में रहेंगी। जहाँ तक सिटी सेंटर की बात है, सिटी सेंटर के लिए मैंने कई मीटिंगें लिया। एक मीटिंग लिया, पूरा कर दिया, बयानी को मैंने फ़ोन किया, बयानी दिल्ली में था, बोला तुमको आज अभी शाम को आना पड़ेगा। बोले सर कल मिलता हूँ, बोला आज मिलना पड़ेगा। सिटी सेंटर वाले जाके 3 घंटे बाद में वहाँ पे एग्रीमेंट साइन किए, मैं वहीं बैठा हूँ। आज भी सिटी सेंटर के मगर जो सिटी सेंटर का आज भी सिटी सेंटर के मसले में वहाँ पे जो ग्रुपिज़म है ना, मैं उनको बोलता हूँ, लास्ट मीटिंग में ये तय हुआ उनकी कि वो मॉल देने के लिए तैयार है। उनकी उस्मान बलवा से बात हुई है और उन्होंने कहा कि भाई मैं आपको रिटर्न करने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे पास कुछ लोग आए, बोले भाई उनकी बहुत सारी शर्तें। बोला तुमको कौन सी शर्तें मंजूर नहीं है ना, जी तो लास्ट वो टाइम बात तुम हुई थी। मुझको लिख के दे दो, मैं खुद चलता हूँ तुम्हारे साथ में। 10 लोग आते, वो जाते, फिर 10 लोग आते, फिर बोला भाई जितनी दुकानें हैं उनके 50% आ जाओ ना एक साथ में, आपको आपका मॉल वापस चाहिए ना। मगर जो रीडेवलपमेंट होता है वो तरीके से रीडेवलपमेंट इन्होंने उलझा दिया है, इन्होंने ऐसा उलझा दिया आज कि- सुलझ सकता है ना सलीम भाई। मगर कितने साल से लोग मरता ना करता, क्या जबरदस्ती की जा रही है, पॉलिटिकल प्रेशर मारा जा रहा है, पुलिस का प्रेशर है उधर। कोई पॉलिटिक वहाँ पे सर मैं भी फॉलो कर रहा हूँ पिछले कई 10 साल से। आपने आपको नाम आया कि भाई XYZ पार्टी का XYZ आदमी कॉर्पोरेटर MLA। मेरे को डायरेक्ट नाम नहीं है, मगर लोग आपके पास है, उनको आपसे सॉल्यूशन नहीं मिला। साहब सॉल्यूशन वो 100 लोग हैं, 10 लोग बोलेंगे हमको मॉल चाहिए, 20 लोग बोलेंगे हमको मॉल नहीं चाहिए, हमको भाड़ा चाहिए, 30 लोग बोलेंगे कि नहीं हमको ज़्यादा भाड़ा चाहिए। देखिए जिस तरह से पॉलिटिक्स में जीतने के लिए आपको जिसको ज़्यादा मेजोरिटी की वही जीतेगा ना। आज सिटी सेंटर के अंदर अगर प्रॉब्लम सबको सॉल्व करनी है तो टेनेंट को एक साथ आना पड़ेगा ना भाई। 50% आदमी साथ में आएंगे तब जाके बात होगी ना। वहाँ पे भी अलग अलग फिरकों में लोग बटे हुए हैं ना। हमारी एक वो तो बहन होता ही है, है, अरे हमारी भाई। एक बहन है,
वो मुझको भी मिलेगी, वो 2 दिन के बाद में जाके XYZ को मिलेंगी, बाद में ABCD को मिलेंगी। मेरी भी उनसे यही शिकायत है, तो मैं कभी नाम नहीं लूंगा, उनसे यही मैं शिकायत। बोला बहन, मैं उनको बोला बहन एक काम कीजिए ना, आप एक ग्रुप बना के 50 आदमी तो साथ में आई अच्छा, है। वही बिल्डर पथरा वाला चौल बाजू में ही है सिटी सेंटर के, टूटी पड़ी हुई है भाई। लोगों ने तो क्या किया, एक बार बिस्तर पोटला लेके घुस गए थे उनकी होटल में बलवास में, एक नहीं 2 बार इंसिडेंट हुआ है नहीं, कि रीडेवलपमेंट भाई तुम नहीं दे रहे हो तो और ये कर लेते हैं। रीडेवलपमेंट होना चाहिए सलीम भाई, और हर जो चौल है उसका रीडेवलपमेंट होना चाहिए। इसीलिए बिल्डर राज है। इसीलिए आपने बहुत सही किया, इसीलिए हमने कानून बनाया अभी। मैं भी उस कमेटी का मेंबर था। सबसे पहले गौतम चैटर्जी थे, बाद में श्रीकांत सिंह उसके मेंबर है। एक कानून बना है, और मैं आपके माध्यम से पूरे मुंबई को ये बताना चाहता हूँ कि जो नया कानून बना है 79 का और 91 का, उसके अंदर अगर आपकी बिल्डिंग डेवलप्ड कंडीशन में है, आप माडा को एक लेटर दीजिए। लेटर देने में लिखिए कि भाई हमारा लैंडलॉर्ड इस बिल्डिंग को न रिपेयर कर रहा है न रीडेवलप कर रहा है, आप इसके ऊपर 79 का प्रोसेस चालू करो। 79 का प्रोसेस में लैंडलॉर्ड को 6 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप इस बिल्डिंग को रीडेवलप करो। वो नहीं करता तो टेनेंट को मिलता है ना। मैंने 3 बिल्डिंग करवा के दिया मैंने। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा मेजर प्रॉब्लम है यहाँ पे, लैंडलॉर्ड ध्यान नहीं देते हैं। तो इसलिए तो अगर आप एक लेटर वो अपन को एजुकेट करेंगे, ये सबको बताएंगे। एक लेटर लिखना है माडा को कि आप 79 के अंदर इसको रीडेवलप करो। वहाँ पर एक टेक्निकली प्रॉब्लम क्या आता है अमीन भाई, इसको भी आपको गौर करना चाहिए आपके एरिया में, कि जब वो सी डिक्लेयर करते हैं उसके बाद ही सब होता है। सी कैटेगरी में डालते हैं तो उसके बाद ही होता है। C1 कैटेगरी में। तो जब C1 कैटेगरी डिक्लेयर होता है तो बोलते हैं भाई यहाँ से बाहर जाओ, मानो नहीं जाओ। वो तो क्या होता है कि रिहेबिलिट कहाँ करेंगे उनको? नहीं, C1 कैटेगरी मानसून के पहले जो सर्वे होता है उसके अंदर C1 कैटेगरी की बिल्डिंग बताई जाती है। वो सब ऐसे ही है, उसमें कोई दम नहीं है। मगर अगर कोई बिल्डिंग में आप रहते हो, मैं रहता हूँ, उस बिल्डिंग को अगर डिलिपेट है, माडा बोलती है C1 की भी जरूरत नहीं है, डिलिपेट कंडीशन में वो बिल्डिंग है जो बियॉन्ड रिपेयर है, माडा उसको बोलती है, तो टेनेंट को एक लेटर लिखना है कि हम पहले एक लैंडलॉर्ड को लेटर लिखना है कि हमारी बिल्डिंग है उसको। तो टेनेंट भी एक साथ नहीं है, क्या करेंगे, मजबूरी होती है। नहीं, मगर कहीं कहीं अभी ये कानून जो बना है ना, उसको 1-2 साल हुआ है। चलो उसको भी हम इस्तेमाल करेंगे, तो उसके अंदर इस्तेमाल होना चाहिए कानून। अगला सवाल करते हैं अमीन भाई कि हमने सुना था, एक बार बात हुई थी, आपको पता है कि आपके जो लोग नाराज़ थे, जो बिल्डर आपसे नाराज़ थे या आपके अपोजिट रहते हैं हमेशा, उन्होंने एक बार कहा था कि अमीन पटेल पैसे नहीं लेता बिल्डर से। तो अमीन पटेल को इतना चाहता क्यों है? मैं समझा नहीं आप क्या बोल रहे हो। यानी अमीन पटेल जो है बिल्डरों के काम के पैसे नहीं लेता है। मैं किसी से 1 रुपया नहीं क्योंकि पब्लिक को ऐसा है कि एमएलए जो रहता है वो, उसकी पगार बहुत कम रहती है, उसकी जो कंपनसेशन मिलता है वो बहुत कम रहता है, और वो बड़ा होते जाता है, तो शायद वो बिल्डर फेवरिज्म में आता है, या लोगों की कैसे कंसेप्शन है यार, ये आदमी इतना कमाने कैसे लगता है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की बहुत मेहरबानी मेरे पर, अल्लाह ने मुझको बहुत नवाजा है। मुझको हराम की कमाई नहीं चाहिए जी। तो वही तो बोल रहा हूँ कि आप लेते नहीं हो। मैं बता रहा हूँ, आपके किसी याद है एक जगह बात हुई थी, फिर आपका के सलीम ने ऐसा बोला, आपने मुझे कॉल किया था, तो जब आप उनको हेल्प करते हो बनाने के लिए, ये करने के लिए। नहीं, आप गलत बोल रहे हो, आप बिल्कुल गलत बोल रहे हो। मैं किसी बिल्डर को कभी हेल्प नहीं करता हूँ, मैं टेनेंट को हेल्प करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि टेनेंट की बिल्डिंग बन जाए, और उसके लिए अगर डेवलपर कहीं फंसता है, कहीं कोई उसको प्रॉब्लम आता है, तो मैं उसकी मदद करता हूँ। मेरा पहला मदद टेनेंट की है, और मैं टेनेंट के साथ में रहूँगा, और टेनेंट को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, टेनेंट के लिए अगर मेरा घर में तो कोई डेवलपर है नहीं, अगर मेरा सगा भाई, मेरा बेटा, मेरा चाचा, मेरा मामा, कोई भी डेवलपर रहेगा, अगर टेनेंट के हित में होगा तो मैं उसके भी अगेंस्ट जाऊँगा। आज तक मैंने 15 साल में किसी भी बिल्डिंग का खड़े रह के कंसर्न नहीं करवाया। लोगों ने कंसर्न ला के मेरे ऑफिस में दिया कि आप जिस डेवलपर को देना चाहो दे सकते हो, मैंने नहीं किया। आज मुझको खुशी इस बात की सलीम भाई कि जब कमाटीपुरा का रिडेवलपमेंट चालू हुआ तो कुछ लैंडलॉर्ड ने सादे कागज़ पे हम पूरा पावर अमीन पटेल को दे, तो कागज़ मेरे पास आज भी है, क्योंकि अगर होता तो मैं लेके आता। वो कागज़ मैं कभी यूज़ किया नहीं, वो करूँगा नहीं। उन्होंने लिख के हम अपनी बिल्डिंग की पूरी पावर और अथॉरिटी अमीन, उसका कोई स्टैम्प पेपर नहीं था, कुछ नहीं था, एक मोहब्बत की बात उन्होंने लिखी। इतना भरोसा, सेफ है ना, सेफ रहेगा कि साहब ये हमारी पावर ऑफ अटर्नी है, आप इस बिल्डिंग को जिस डेवलपर को देना चाहते दे दो जी। मैंने नहीं दिया। जब तक टेनेंट की सेफ्टी नहीं होगी ना, अगर मेरी जगह कोई दूसरा एमएलए होता ना, तो कमाटीपुरा प्रोजेक्ट का 5 बार नारियल फूट गया होता हर इलेक्शन। अच्छा, कमाटीपुरा में ये सिटी सेंटर भी उसी में आ रहा है? नहीं, उसमें नहीं आएगा, और वो नहीं आ रहा है। अच्छा,
अमीन भाई बात करते हैं कि कुछ एक ऐसा वक्त था जब हमारे को ऐसा खबर मिली है कि अमीन भाई जो है, लोग कह रहे हैं कि अमीन भाई एक वक्त था कि एक बिज़नेस में थोड़ा सा लॉस हो गया था और वो लॉस फिर मुरली भाई के पास गए थे और ऐसा कुछ था कुछ शेयर बाजार मार्केट में, एक ये भी अफवाह है। अल्लाह का करम है कि कभी आपके ब्रदर इन लॉ का कुछ मैटर था अल्लाह का करम शेयर बाजार का? नहीं, अल्लाह का करम रीमर्स है, थी। अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है कि न मुरली देवरा न मिलिंद देवरा से एक पैसे का फाइनेंशियल कोई ऑब्लिगेशन नहीं, कोई ऑब्लिगेशन नहीं। अभी बात करते हैं मिलिंद देवरा की, बात करते हैं। मिलिंद देवरा आपके नेता थे, कैसा आपको लगा मिलिंद देवरा? कैसे मुलाकात हुई और मिलिंद देवरा और आपकी इतनी अच्छी बॉन्डिंग कैसे हो गई? नहीं, मैं तो आपको बताया, मेरी मुलाकात तो मुरली देवरा से थी जी। मिलिंद भाई तो फॉरेन में पढ़ते थे, फिर वो बम्बई आए पढ़ाई करके, फिर वो पॉलिटिक्स में आए। तो मुरली भाई के बेटे थे, मिलिंद भाई थे, वो आपके बॉस, मतलब पब्लिक इसी बोलते थे कि अमीन भाई है तो एमपी तो बॉस ही होगा ना जी। एक ही पार्टी का एमपी होगा तो बॉस ही होगा। तो बॉस थे। और मगर बाद में एक कैसा वक्त रिलेशन आया, था? बहुत अच्छा रिलेशन बॉन्डिंग हो गया आपके? रिलेशन तो बहुत अच्छा था। मुरली भाई मुझको अपना बेटा ही मानते थे और फैमिली के रिलेशन थे। और एक वक्त आया तो उन्होंने अलग रास्ता चुना, मैंने अलग रास्ता चुना। कितना दुख हुआ अमीन पटेल को मिलिंद देवरा की जाने से? क्योंकि एज अ मेंटर आपके थे, ऐसे साथी थे, ऊपर हाई लेवल में बात करने के लिए आपको मिलिंद देवरा बहुत काम आते थे। नहीं, मगर दुख तो बहुत हुआ। मिलिंद भाई का कांग्रेस पार्टी छोड़ने का दुख मुझको नहीं, बहुत सारे यहाँ के दक्षिण मुंबई के लोगों को हुआ। मतलब उनका डिसीजन उसके डिसीजन पे तो आपको लगता नहीं आपकी पार्टी की कुछ मिस्टेक होगी कि यार इतना कैसा मानते हो मिलिंद देवरा को? कैसे एक लीडर है अपार्ट फ्रॉम पार्टी? नहीं, देखिए मैं तो बता रहा हूँ कि मेरे तो उनसे फैमिली ताल्लुकात, तो उसमें कोई पॉलिटिक्स की बात ही नहीं आती थी। मगर उन्होंने ये डिसीजन लिया, मुबारक। कुछ बात हुई थी आपसे कि यार मैं छोड़ रहा हूँ या जो नहीं, मेरे से कोई या आपने कुछ बाद में बात किया कि नहीं यार तुम बहुत छोड़ो मत? अब आदमी ने डिसीजन ले, देखो उनका डिसीजन, मेरा डिसीजन। बहुत लोग, आपने भी कई मरतबा चलाया दिखाया, पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने कई मरतबा चलाया दिखाया कि अमीन पटेल मिलिंद देवरा के साथ में जा रहे, बाद में आया कि जा रहे। वो क्यों रूमर उड़ी था? अब लोगों का काम है रूमर फैलाना। मजे, आप भी मजे ले रहे, हम लोग कहाँ मजे लेते हैं अमीन भाई? हम तो खाली पब्लिक की बातें बताते हैं। अभी जो अमीन पटेल की पोजीशन है मुंबई में एज अ कांग्रेस लीडर की पोजीशन, वो एमएलए नहीं रहा है। मैं अपने इलाके के लोगों का खादिम हूँ और खादी में रहना। वो तो ठीक है, ये इलाके के लोग ही आपको एक महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में या मुंबई की मेन पॉलिटिक्स में अमीन पटेल का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसी बात नहीं है। जब मैं बता दूं अमीन पटेल, वर्षा गायकवाड़, असलम शेख, ये तीनों का एक ग्रुपिज्म चलता है। ऐसी बात, और ये तीनों जिस चीज़ पे हाथ रख दे वो चीज़ 99% होती ही है। फेवरिज्म चल रहा है, ऐसे बातें चल रही है लोगों में। ऐसी बात नहीं है सलीम भाई। पार्टी की मजबूती के लिए, पार्टी को ताकत देने के लिए जो फैसले करते हैं वो करते हैं हम लोग। तो फैसले आज आपके हाथ में है और आपकी मेजोरिटी पे हो। फैसले हमारे हाथ में कुछ नहीं है, कोई मेजोरिटी। आपकी हंसी बता रही है। नहीं, ये बात तो सही है कि आज अच्छा, आपको नहीं लगता कि कुछ अमीन पटेल के व्यवहार में चेंजेस आई है? जैसे अभी पहले अमीन भाई इतना, जैसे आपने कहा कि मैं पहले ये सब नहीं करता था, और अभी जो है पुलिस स्टेशन में जाके FIR लिखाना, जो है बातें करना, लोगों को जमा करना, मौलमाओं से मिलना, ये सब चीज़ों में बातें करना। मैं क्या की इज्जत तो पहले से करता हूँ। देखो, इज्जत नहीं, बात जो तुम्हारा मिलाना पैटर्न थोड़ा चेंज हुआ है। नहीं, बिल्कुल चेंज। मैं वैसे का वैसा हूँ और वैसे का वैसा रहूँगा, कभी चेंज नहीं होऊंगा। अमीन पटेल को आप सिर्फ थोड़े से बाल सफ़ेद हो गए, थोड़े से, तो भाई ये तो तुम्हारा ग्रे, मतलब तो वो है। मगर उसके अलावा एक बात सुन अमीन भाई, जिसके कम वाइट होते जैसे हमारे ना, वो ज़्यादा अच्छे रहते, जिसके पूरे रहते, जैसे आप हो, यूसुफ अबरानी हो, ये लोग के एकदम चमकदार फेस, ऐसा क्यों रहता? क्या राज है? ऐसा नहीं है साहब, आप भी टेंशन लेना। नहीं, ये सवाल क्यों किया मैंने, आपके जरा थोड़ा जब से क्रॉस चल रहा है तो तुम्हारे जो आपके दोस्त, जो आपके खास लोग हैं, मेरे भी खास दोस्त है, वो फिर बोलते हैं तू ऐसा क्यों किया? मैंने चलो एक लॉलीपॉप मैं भी दे देता हूँ कि अमीन में क्या खाते हो सर, आप इतना चमक रहे हो। उसमें ऐसा है कि आप स्ट्रेस मत लो। जिस दिन सलीम आप स्ट्रेस लेना छोड़ दोगे ना, आप भी एकदम खुशहाल रहोगे। आज की लाइफ में कॉमन आदमी को स्ट्रेस तो अमीन भाई है। स्ट्रेस लो, काम करना ही पड़ेगा ना आपको। वर्जिश वगैरह ये आपकी जो रहती है चलता है, वो सब वर्जिश भी होती है, वॉक भी होता है। अभी तो 4 महीने से पैर टूटा हुआ है तो उसकी थोड़े से मसले है। मगर वो क्या हो गया था पैर आपके? उसमें मैं स्लिप हो गया था, गिर गया था घर में, तो उसकी वजह से 4 फ्रैक्चर हो गए थे पैर में। इसी टॉपिक पे वापस आते हैं। आपने ग्रुप में आप लोग ने मुस्लिम नेताओं को बहुत काटे हैं, मतलब अमीन पटेल नहीं चाहता था कि कोई मुस्लिम नेता आगे बढ़े। अमीन पटेल है, असलम शेख है, ये बातें चलती है, जब आपको पता है। इस बात का मैं बात करूं, जावेद जुनेजा मुस्लिम है। हाँ, जावेद जुनेजा मुस्लिम है।
वो मगर किसका कौम का product? लीडर नहीं है। किसका प्रोडक्ट है? See, बनेगा एक दिन। एक कॉर्पोरेटर, मैंने शाना एक रिजवान कॉर्पोरेटर, एक खान, शाना हाँ रिजवान खान पे भी आ रहा हूँ मैं, रिजवान पे भी आ रहा हूँ। शाना रिजवान खान, शाना रिजवान खान हम्म। एक हाउसवाइफ थी। मैं जहाँ से नगर सेवक था उसको वहाँ से लाके नगर सेवक बनाया। तो रिजवान खान आपसे नाराज क्यों है? दोस्त है आपके मेरा, साथी दोस्त है मेरा, दोस्त है मेरा। उसके बाद में नहीं नाराज क्यों है? मतलब नहीं किस नहीं, बात पे कौन नाराज बोलता है नाराज है? मैं बोलता हूँ हर आप जगह आज फ़ोन बात करके करते हैं। पूछो, आप लगाइए फ़ोन, इस पे फ़ोन लगाइए, आपके पॉडकास्ट पे फ़ोन लगाइए, नाराज तो नहीं वही तो बात है ना, आप सबको पटा लेते हो नाराज नहीं, को, ये तो हमारा दूसरा सवाल है नहीं, कि आप भाई तुम रिजवान खान ये को, करते कैसे हो भाई? आप रिजवान खान को अभी नहीं पॉडकास्ट नहीं, पे फ़ोन यही लगा मैं के कह रहा हूँ, बोलो जो कि बंदा मैं नाराज रहता है आपसे उसको आप पटा बहुत अच्छे लेते हो। फुरकान की बात कर लो, इतना आपके बारे में ये बोला वो बोला, आज अमीन भाई के साथ है, और जो अमीन भाई के साथ होता है वो कल एकदम। फुरकान ने ये बोला, सैयद फुरकान ने कल ये बोला कि मैं किसी वजह से अमीन भाई से अलग हो गया था, मगर मुझको एहसास हुआ। तो अमीन भाई के पास क्या गुट्टी है जो मतलब कुछ सबको, नहीं है, जैसे रिजवान का भी सबको मालूम है, रिजवान भाई को भी मालूम है कि क्या प्रॉब्लम था और क्या नहीं था, और आके बाद में फिर अमीन भाई ये मिश्रण कहाँ से लाया आपने? नहीं नहीं, ये सब देखिए एक अपने अपने स्वभाव का नेचर की बात है। मैं इलेक्शन भी लड़ता हूँ ना, तो कभी भी आपने मेरे मुंह से अपने अपोजिशन वाले की बुराई नहीं सुनी, जबकि मेरे पास हर आदमी का पूरा काला चिट्ठा रहता है, ला के देते, मगर मैं उसको यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि पॉलिटिक्स के अंदर किसी भी बिलो द बेल्ट नहीं जाना चाहिए। हर एक आदमी का एक इज्जत है, उसके घर में उसकी इज्जत है। आपने शाना रिजवान का नाम दे दिया, आपने जावेद जुनेजा का नाम दे दिया, आफरीन शेख आफरीन शेख है, ठीक है, वो आपके लोकल कॉर्पोरेटर है। आरिफ नसीम खान, दोस्त है, हमारे भाई है। उसके टिकट कटाने के लिए आप पहुंच गए थे? मैं खुद गया आप, था, वर्षा और मैं खुद असलम गया शेख था, तीनों वहाँ गए थे। मैं खुद गया था। पहला सेंटेंस मेरा ये था, और आपने मेरे वो इंस्टाग्राम पे भी देखा होगा कि मैंने खुद खरगे जी को जाके बोला था कि मुंबई से एक मुसलमान को एमपी का टिकट देना चाहिए, और हम चाहते हैं कि आप आरिफ नसीम खान को टिकट दो। ये बात तो उल्टी आई थी कि भाई कहीं तो तीनों पहुंच बात गए, कहीं से आएगी तो क्योंकि उसको अंदर क्या मीटिंग करें? में क्या बात हुई ना, मलिकन खर्जून मैं बोलेंगे ना कोई बोलेगा, मैं तो बात ही आपके आई थी। सामने, मैं अगर मैं गलत बोलूं तो आज वर्षा भी है, असलम भी है, खरगे साहब भी है, है ना, गोपाल भी र्यूमर्स है ना। मैं तो बोला ना, मैं खुद बोला, असलम को भी मैंने तैयार किया, मतलब भाई एक आदमी लड़ना चाहिए, आपने उसकी मदद करनी चाहिए, और मैंने बोला आरिफ नसीम खान को टिकट देनी चाहिए थी, हमने तो मांग की थी। आज भी इस ओबरानी पे बात करते हैं, आपको नहीं लगता कि बाइकल्ला में मुसलमानों को सीट मिलना चाहिए था? क्या यूबीटी का कांग्रेस पे बहुत प्रभाव है? देखिए उस डिस्कशन में मैं था नहीं, मगर मैंने हर बार इस बात को रखा था कि जो हमारी कांग्रेस की जो सीटें हैं जो हम लड़ना चाहे, उसमें भाई कल्ला पहले नंबर पे थी, कि हमको भाई कल्ला है, बरसोवा है, बांद्रा, इसलिए सीट लड़नी चाहिए थी, और हमने अपनी तरफ से पूरी बात एक रखी थी। एक होता है बात करने का मीन भाई तरीका कि होनी चाहिए, होना चाहिए, एक होता नहीं सर देना पड़ेगा आपको। नहीं बोले थे, नहीं देना पड़ेगा बोले, हम कौम को क्या जवाब देंगे? साहब वही तो हमने कहा कि भाई कल्ला, बरसोवा, बांद्रा ईस्ट, ये सीटें हमको मुस्लिम कैंडिडेट लड़ाने थे, हमको ये सीट चाहिए थी, उसके लिए लास्ट तक जद्दोजहद हुई, बातचीत हुई, प्रेशर बनाया गया, दिल्ली के अंदर प्रेशर गया है, दिल्ली के अंदर हमने अपने लीडर्स को बताया है कि ये होना चाहिए था। मगर ये होता नहीं है, और कांग्रेस जो है आज ऐसा बात चल रही है कि शिवसेना जो यूबीटी है कांग्रेस को चला रही है, कोई भी काम करने के लिए उद्धव साहब को पटाना पड़ता है, कोई भी काम करने के लिए आदित्य को पटाना पड़ता है। कांग्रेस का नेतृत्व, कांग्रेस की लीडरशिप थोड़ी कमजोर नहीं लग रही? राहुल गांधी तो नेशनल लीडर है, कांग्रेस की लीडरशिप सक्षम है, कांग्रेस की लीडरशिप दिल्ली में सक्षम है, और ये जो भी बात है उसके लिए उनको बराबर से बात। क्या लगता है यूसुफ अबरानी का, जो मैंने कहा, चलो यूसुफ अबरानी हो या कोई भी, बाइकल्ला एक सीट है जो आपको मालूम है महाराष्ट्र की, कांग्रेस को ही मिलना चाहिए थी, मिलेगी, मिलना चाहिए थी। अभी क्या, अब एक दिन बचा है, देखिए क्या एकदम से। तो अमीन भाई ये सब चीज़ें तो हो गई है, एक और मसला था आपका जावेद श्रॉफ का, एक होटल थी उसके ऊपर जावेद श्रॉफ ने जो आपके ऊपर बहुत एलिगेशन लगाया कि अमीन भाई सेटलमेंट करा रहे हैं, मैंने और रिकॉर्डिंग कर दी आपकी। मैंने आज तक उस मसले में अपना क्लैरिफिकेशन दिया नहीं कभी। रीज़न मतलब क्या वजह है? इल्ज़ाम लग रहे तो कहीं ना कहीं तो देखो, बेबुनियाद इल्ज़ाम पे कोई जवाब देने का मतलब नहीं। एक चीज़, जावेद श्रॉफ मेरा दोस्त है, बहुत अच्छा दोस्त है, कुछ दिन पहले हमने साथ में बैठ के खाना खाया, बिल उसने चुकाया, जी बताए थे आपने, तो वो बात नहीं है। मगर मैंने जावेद भाई को कई मरतबा, होटल क्या नाम है वो, मरीन प्लाजा, नरीमन पॉइंट, जावेद श्रॉफ साहब को, मेरा भाई है, मैंने उसको कई मरतबा बोला है
कि मैं चाहता हूँ कि ट्रस्ट का फ़ायदा हो, ट्रस्ट के फेवर में बात हो, और उसके लिए आपको जहाँ पर जो ज़रूरत लगेगी अमीन पटेल आपके हाथ में खड़ा हुआ है। वो ट्रस्ट कह के रहे हाथ थे में कि नहीं। वो डॉन के सामने बिठा दिए और अमीन पटेल उठ के चले गए और फिर वो मेरे को धमकी देने लगा दाऊद इब्राहिम की ये वो, देखिए, तो अमीन भाई ने सेट करके रखा था। वो सब बातें जावेद भाई के साथ में पर्सनली मेरी हो चुकी है अभी कुछ दिन पहले। वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो चुकी है, और जावेद भाई ने को मैंने बोला है, जावेद श्रॉफ को बोला है कि सभी मुस्लिम लीडर्स ट्रस्ट के मामले में आपके साथ में, आप बोलो क्या करना है, हम आपके साथ में। कोई पिटिशन भी डाला था उन्होंने आपके खिलाफ, चालू है कि टेक बैक हो गए? चल, जो पिटिशन होगी। अच्छा, आपके खिलाफ अभी वो मोमबत्ती से एनसीपी से टिकट मांग रहे हैं। ठीक है, इलेक्शन है, कोई भी लड़ सकता है, डेमोक्रेसी अच्छा, है। कोई अपोजिट वाले जो खड़े होते हैं और आपको जो वो करते हैं कि भाई अमीन भाई ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं है, और कहीं नहीं कुछ हद तक ऐसा रहता है कि हाँ यार ये काम होना चाहिए था, तो क्या रीज़न है? एक एमएलए से क्या एक्सपेक्ट करें जिसको 15 साल से लोग वोट दे रहे हैं? देखिए, एक एमएलए से लोगों की बहुत तवक्कुआत रहती है और बहुत तवक्कुआत हल भी हो जाती है। कुछ मसले रहते हैं, अब ऐसा तो सेंटर के कुछ मसले जो 50 साल तक सॉल्व नहीं होते, तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि मेरे एरिया के मसले 50 साल तक सॉल्व नहीं होंगे, मगर एक अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छा हेल्थ केयर मिलना चाहिए, जो अवेलेबिलिटी उसमें बेस्ट होना चाहिए, और मैंने ईमानदारी से उसके लिए काम किया है। आज का तकरीबन 3000 बच्चे इस मुंबा देवी में फ्री में पढ़ रहे हैं, अच्छी स्कूल में, अच्छे एजुकेशन में, जो मुंबई पब्लिक स्कूल और फदलानी का जो मैंने टाइप करा है, 6 स्कूलें हैं जहाँ फ्री में इंग्लिश स्कूल के बच्चा जाएगा, किंडरगार्टन में जाएगा, 10वीं में पास होके निकलेगा, 1 रुपये का खर्चा क्वालिटी एजुकेशन भी बहुत अच्छी है नहीं। आप खुद फजलानी बोले, की, फदलानी की बहुत अच्छी है। अब 2 हॉस्पिटल बनने वाले नहीं, बनने का काम चालू है, काम चालू है। आप जाकर देख सकते हो, आप दिखा सकते हो कि 2 हॉस्पिटल बन रहे हैं, 2-2.5 साल में कंप्लीट हो जाएंगे। नए 2 स्कूल पूरे नीचे से ऊपर तक, एक दुर्गा देवी में और इस्लामपुरा में, उसके प्लान अप्रूव हो गए, वो भी काम चालू होने जा रहा है। तो लोगों के लिए दिल से हमने काम किया है और दिल से काम करेंगे, और ये चीज़ जो आज जो भी लोग बात करते होंगे ना, आने वाली 23 तारीख को मेरे इंशाल्लाह जीत के माध्यम यानी से, तुम्हारे जो वोटर्स है वो सब रेडी है, बस वो टेंशन नहीं, कोई कुछ भी बोले। जीत के एक बार माध्यम आपका से एक लोगों को पता चलेगा कि अमीन पटेल ने क्या अब्दुल काम रहमान शाह बाबा दरगाह पे खिलाफ भी आपके खिलाफ एक पोस्टर लगा था मिलिंद दरा का, और वो पोस्टर हटा दिया गया था, वो मसला क्या था? किया। वो गेट का तो बहुत छोटी सी बात थी, वो अपने लोग हैं सब। चलो, वो जो आईआईटी थी उसका क्या लोचा, 2 सीएम आके गए, विजिट करके गए, मगर फिर भी वो आईआईटी में अभी भी मेरी बात हुई है, उनके प्रिंसिपल, नई प्रिंसिपल आए थे मेरे पास में, बात हुई है, वहाँ पे कोर्स चल रहे हैं। अगले साल जब जून में जो कोर्स चालू होगी, हम कोर्स चेंज करेंगे वहाँ पे। अभी जो कोर्सेज है उसको चेंज करके जो अभी की ज़रूरत के कोर्सेज है उसको वहाँ पे लाया तो वही बता रहे हैं कि भाई वो अमीन भाई ने अगर चालू किया तो उसको एक डिग्री कॉलेज चालू करते हैं। लोगों में बात है ये क्या, साहब, ऐसा है कारपेंटर ये कि वो वहाँ बैठ करके वो तय हुआ था, मेरे एमएलए बनने के पहले तय हुआ था कि आईआईटी का कॉलेज बनेगा, और वही बना है, उसके रिजर्वेशन थे, उसी तरह से बनाए। आज वो बिल्डिंग बन के तैयार हो गई है, और अभी जो कोर्सेज, हज़ारों बच्चे हैं वहाँ पर इसकी चालू है कि बंद है? चालू। पिछले ये जिस दिन फाउंडेशन रखा उसके अगले साल ही चालू हो गई थी। एल्फेशन कॉलेज में इसकी क्लासेस चलती थी और हज़ारों बच्चे पढ़ के वहाँ से निकले हैं। अभी वहाँ पे जो कोर्सेज चलते हैं बच्चियों के लिए, फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है, साथ में वेल्डर और इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, मगर उसमें से कुछ कोर्सेज हम आने वाले जून महीने से चेंज करने वाले, जो नए कोर्सेज लाने वाले हैं। आते हैं बाबा सिद्दीकी पे, जी, कैसे ताल्लुकात थे, कब मिले थे आप? मैंने बताया ना कि 1986-87 में मुलाकात थी, एक भाई जैसे हमारे संबंध थे, बहुत अच्छे रिलेशन। साथ में आप लोग दिल्ली जाते थे एक साथ ही? साथ ही मेरे यूथ कांग्रेस में साथ में रहे, कांग्रेस में साथ में रहे, बहुत साथ रहा, पॉलिटिकली बहुत लंबा सफ़र। फैमिली रिलेशन भी बहुत अच्छे थे आप? भाई मेरे आपके भी फैमिली रिलेशन बहुत अच्छे हैं। अभी परसों हम लोग मिले थे, आप भी नाश्ता कर रहे थे, मैं भी नाश्ता कर रहा था। जी जी जी। तो फैमिली रिलेशन, मैं बाबा भाई था मेरा, फैमिली रिलेशन थे उससे। तो कैसा लगा आपको? बहुत अफसोस हुआ, बहुत बहुत। वो वाक़या ऐसा है ज़िंदगी में जो कभी भुलाया नहीं जाएगा। अच्छा, एक बात है कि अमीन भाई और बाबा सिद्दीकी बिल्डर में पार्टनरशिप थे, प्रोडक्ट में पार्टनरशिप थे। मेरी बाबा सिद्दीकी के साथ में बिजनेस में कोई पार्टनरशिप नहीं। अमीन भाई आप बिल्डर नहीं हो, आप बाबा सिद्दीकी के साथ पार्टनरशिप नहीं थे, तो अमीन भाई जो है इतना 2 दिन में अभी आपने कितना भरा है? ये तो अभी सब सामने में जाएगा, कल एफिडेविट आएगी, कल आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा मैं क्या कि इतने पैसे आए कहाँ से रे भाई? एफिडेविट में सब लिखा हुआ है। मैं तो नहीं, मैं तो निकालूंगा, बाकी जो दूसरा अपोजिट वाले उन लोग भी निकालेंगे। देखो अमीन भाई ये बहुत कैसे है, जो है पब्लिक के सामने 1-1 रुपया टैक्स भरा हुआ पैसा है,
और पब्लिक के तो सामने वही का मेन पैसा काम आपका, ये तो एमएलए है और लोग भाई कह रहे काम हैं कि भाई मेरा फैमिली बिजनेस है, काम चलता है, ऐसा जी, को जी। मैं खाली। और आप खुद ने बोला कि मैं बिल्डरों से पैसा नहीं लेता हूँ। जी, वो तो बात थी जो आपके दुश्मन ने बोला था, जो मतलब आपसे जिसकी जमानती नहीं थी, उसने ये बात बोली थी, तो मैंने आपके एक दोस्त को बोल दी थी, ये बात मैंने कही थी उनको कि भाई ऐसी ऐसी बात है। हाँ। तो बाबा सिद्दीकी का क्या लगता है आपको, क्या हुआ होगा? और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही हो केस को, उसमें जीशान की FIR हालत क्या है? जीशान तो जीशान आपसे बहुत, पूरी फैमिली बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ में है। अल्लाह उनको सब्र जमील देवे। और बहुत दुख। बहुत बहुत दुख, बहुत दुख, बहुत दुख। तो बाबा सिद्दीकी का इतना एक्टिव रोल नहीं था मुस्लिम पॉलिटिक्स में, देखा जाए तो। आज उस चीज़ पे हम लोग बात नहीं करें तो अच्छा है, जो आदमी है ही नहीं, उनकी पॉपुलरिटी की मगर बात करें, क्या ऐसा कैसा पॉपुलरिटी? भाई पॉपुलरिटी बॉलीवुड में उनका नाम बहुत था। बहुत बहुत मेहनत करने वाला आदमी था, बहुत नीचे से ऊपर आया था, बहुत मेहनत करने वाला आदमी था, अच्छा आदमी था। जीशान का कुछ कहना है कि अभी वो इलेक्शन लड़ेंगे नहीं जीशान लड़ेंगे? लड़े, आपसे तो राय लिए बगैर तो करते नहीं नहीं, है, नहीं, फैमिली है, राय लेते हैं। नहीं, राय वो खुद मुझको पता चला वो चुनाव लड़ रहे हैं तो एनसीपी से एनसीपी। कांग्रेस छोड़ने की उसकी वजह क्या? आपका दोस्त है बाबा सिद्दीकी ने, वो भी छोड़ दिया कांग्रेस, उनके बेटे भी छोड़ रहे हैं, तो क्या मैंने रीजन जैसे है? अमीन बताया भाई ना कि हर आदमी का अपना अपना का, इसमें अमीन भाई का तो हाथ reason नहीं होता है। था? मेरा क्यों हाथ होगा? अरे मैं एक बात बता रहा हूँ। हर आदमी अपना डिसीजन ले सकते हैं, मेरा क्यों हाथ होगा? अमीन भाई, आखिरी हमारा एक पड़ाव है, आखिरी। अरविंद सावंत जी ने कल कहा था कि अमीन पटेल का मेरा कर्ज है, मैंने खुद सुना है। देखिए, मैं जिसके साथ भी रहता हूँ ईमानदारी से काम करता हूँ। जब हमारा UBD से अलायंस हुआ, मैंने ईमानदारी से काम किया। और ये 40 एक बात होती, कुछ ऑप्शन ही नहीं था नहीं, मैं देखो, एक तो ऑप्शन होता है कि छोड़ दिया जाए कि भाई लोग वोट देंगे, एक है कि भाई वोट देना चाहिए। मैं उनके लिए डोर टू डोर कैंपेन किया, फुल फ्लैश कैंपेन किया, कई कैंपेन में। सब में ज़्यादा अरविंद 8 सावंत वोट्स आपके एरिया से मिले। नहीं, भाई कल्ला से सबसे ज़्यादा मिले थे। सेकंड नंबर। सेकंड में वहाँ पे कुछ 47-48 हज़ार थे, मेरे यहाँ कुछ 41 हज़ार थे। देखिए, मैंने जो हम लोग ने बात की शुरुआत की, मैं वहाँ वापस आके अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये जो एरिया है ना मुंबा देवी का, और ख़ास करके डोंगरी, भिंड बाज़ार, मोहम्मद अली रोड, नागपाड़ा, ये हम जो पिक्चर देखते थे ना, तो एक बार मैं मुरली धरा के साथ में फ़्लाइट में जा रहा था, तो कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, बिजनेस क्लास में हम लोग ट्रैवल कर रहे थे, मैं मुरली धरा। तो मुरली भाई ने मिला है कि अमीन पटेल है, कॉर्पोरेटर है नागपाड़ा से, तो बोला नहीं मैं कमाटीपुरा से, वो घबरा गया, बोले तो बोले कौन सा एरिया है तुम्हारा? तो बोला सर ये एरिया है। फिर एक बार मैं जब MLA बनने के बाद में मुरली भाई के साथ में जा रहा था, बहुत बड़े बड़े कंपनी के चेयरमैन थे, तो बोले दैट एरिया डोंगरी, नागपाड़ा, वेरी नोटोरियस, वेरी डेंजरस। तो मैंने उनको समझाया कि मतलब ये सिर्फ फिल्मों में दिखाया जाता है, इस एरिया की खुसूसी एक अलग ही है। यहाँ आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे, यहाँ आपको बहुत अच्छा खाना मिलेगा। आज शालीमार, नूर मोहम्मदी, दिल्ली दरबार, जी जी जी, बेस्ट यहीं पर है ना। आज वेजिटेरियन खाना भी, सूरती बोलिए, ये सब बेस्ट रेस्टोरेंट यहीं पर है। मतलब यहाँ के लोग बहुत अच्छे। यहाँ जब मैं बोलता हूँ कि गुलाम मोहम्मद बनातवाला साहब और बुखारी साहब ने इस एरिया का, अमीन खंडवानी साहब जिन्होंने हज हाउस बनाया, उमर खाड़ी जो है वो बहुत सेंसिटिव एरिया है मुंबई पुलिस के लिए, इसमें इलेक्शन हो या कुछ भी, मगर अलहमदुल्ला बहुत सेफ आज तक वहाँ पर। मैंने अपनी ज़िंदगी में पूरे वर्ल्ड में इस एरिया से सेफ एरिया कहीं देखा नहीं है। जी, ये बम्बई नंबर 9, बम्बई नंबर 8, बम्बई नंबर 3 है ना, ये वर्ल्ड का सेफेस्ट एरिया, और यहाँ वर्ल्ड के बेस्ट। और ये एरिया अमीन पटेल का है। ये एरिया मेरी आवाम का है। अमीन पटेल अभी इलेक्शन में लोगों को क्या मैनिफेस्टो दोगे, या क्या, या एक तरह से अपोजिट, आपके अपोजिट लोगों की बात है क्या? अमीन भाई क्या लॉलीपॉप देने वाले दो चौथे डग? मैंने आज तक कोई वादा नहीं किया, मैंने सिर्फ काम फिर किया भी एक है। नजरिया तो होगा ना, मैंने काम किया है, क्योंकि आज लोग काम पकड़ रहे हैं, पहले नहीं पकड़ते थे। तो काम किया है ना बॉस। हाँ। 6 इंग्लिश मीडियम स्कूल है, वो 2 ठीक है। हॉस्पिटल है, अभी 2000 लाइब्रेरी आपका है। एजेंडा क्या है? नहीं यार, अभी जैसे यार 2000 देखिए, मेरा एजेंडा है कि ये 6 स्कूल है ना, 6 स्कूल जहाँ पे फदलानी काम कर रहा है, तो 3000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, उसको मिनिमम 10 और मैक्सिमम 12 ये 5 साल में करना तो आपके एरिया के सारे बच्चे जाते हैं ग्लोरिया में, बाइकल तरफ जाते हैं, यहाँ कोई स्कूल ही नहीं है ना। क्यों नहीं? एक सेंस ऑफ ही है। नहीं, क्यों नहीं? अभी MPSC का जो स्कूल है डायमंड जुबली स्कूल के सामने है, बच्चे 88% टॉप करिए, इस साल 90%। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये फर्स्ट टू प्राइमरी और इसकी बात कर रहा हूँ। उसी की तो बात कर रहा हूँ मैं। आज JR मुंबई पब्लिक स्कूल है जो फदलानी चला रही है, 1200 बच्चे हैं वहाँ पर, जी जी। और सब अच्छे करके बच्चे। अच्छा अमीन भाई, एक फजलानी का नाम आया, मैंने कह रहा था कि आपने बीच में एक सदन में कहा था कि JJ हॉस्पिटल में अगर कुछ चाहिए तो मेरे पास एक संस्था रेडी है जो देने को। तो मैं चाह रहा था कि आप उस बंदे का नाम बोलो।
देखिए मेरी कादर भाई फजलानी से बात हुई थी जी। उनका कुछ जे के अंदर जो पेशेंट्स हैं उनको फ्री में खाने का प्रॉब्लम था, वो सॉल्व करा के दिया था मैंने। उनके तरफ से हर पेशेंट के रिलेटिव्स को फ्री में खाना मिलता है वहाँ पर आज भी। तो वो जो खाना है वो फजलानी साहब को मैं अमित देशमुख के पास लेकर गया था और उनका ये बात थी कि लोग वहाँ पर बैठ के खाना चाहिए। और जो मैं मेरे घर में खाता हूँ, जो मेरे घर में फजलानी साहब मैं के घर आपको में जो चावल बताऊं आता है, भाई, कितनी बार हमने वहाँ पर लोगों से इंक्वायरी की, टेम्पो वाले को पकड़े कि भाई लाता कहाँ से, कौन है, नाम ही नहीं बताते भाई। वो खाना फजलानी ट्रस्ट के, आयशा क्या भाई बात ट्रस्ट है, के क्या बात है, कादर, वेरी गुड। और वो कई सालों से चाहते थे, वो वेंटिलेशन मशीन भी देने को तैयार वो था। कई सालों से चाहते थे बैठ के खाना खिलाना। वो ऐसा पैकेट नहीं देना चाहते थे, क्या होगा, वो बैठ के खाना खिलाना उनका चाहते खाना थे। भी एकदम ट्रे में आता है। कई और सालों तक उन्होंने मेहनत की, वो सक्सेसफुल नहीं हुए। अमित देशमुख जब मिनिस्टर थे, जब मैं उनको लेके गया, डीन को बुलाया और बोले इनको कल के कल जगह मिलनी चाहिए, और वो जगह मिली और आज वहाँ लोग, हज़ारों लोग रोज 2 टाइम का बेशक खाना खाते बेशक, हैं। मगर जरा और भी खाना कोई वो है, लेवल नहीं है कुछ भी खाना हो। वो है जो कादर भाई अपने घर में खाते हैं, जहाँ से उनका घर का राशन आता है वहीं से राशन आता है। और उन्होंने मुझको कहा था कि अमीन भाई अगर जे हॉस्पिटल में जगह मिल जाती है तो मैं 50 डायलिसिस बेड आपको देता हूँ, आप जी, चलो। जी, बराबर। उसके लिए मेहनत चल रही है, उसके लिए काम होगा। आने वाले दिनों में आप देखोगे कि हेल्थ और एजुकेशन पे और क्या दो, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करोगे? क्योंकि वो बाइक, अच्छा आपने बीच में प्रपोजल दिया था कि यार बिल्डर को बोलूंगा कि मैं पार्किंग, बाइक की पार्किंग, अभी जो नई बिल्डिंग है, प्लान जो बन रहे बिल्डर, हर बिल्डर को बुला हुआ है कि बाइक पार्किंग तुमको ये एरिया में कंपलसरी होगा डायरेक्टेड बिल्डिंग के लिए। हर बिल्डर को बुला हुआ है। और यहाँ पे मौलाना शौकत रोड पे एक नई बिल्डिंग बनी है, वहाँ पे बाइक के लिए पार्किंग दी गई है। कौन सी बिल्डिंग है वो? वाइट फ्लावर। वाइट, किसकी है वो? डेवलपर है समीर, अच्छा, समीर भाई करके डब्बा वाला डेवलपर। हाँ, वो और नाथानी दिए उन्होंने ऊपर बाइक की पार्किंग दी। तो अभी और क्या देंगे आप? ओल्ड अलेप्टेड बिल्डिंग का क्या करें, जैसा भी आपने बताया वो लॉ उसी के अंदर इस बिल्डिंगों को बनानी पड़ेगी ना, जो नया कानून हमने बनाया। मैं मेंबर था उस कमेटी का, मेरे को पूरे एविडेंस है। हम लोग उसके अंदर कम से कम 50 पेज का उसमें मैंने अपना और क्या कर सकते हैं? और इस एरिया के ट्रैफिक कम नहीं हो रही अमीन भाई? करेंगे, ट्रैफिक कर रहे हैं सब। इलीगल पार्किंग, इलीगल ट्रांसपोर्ट, ये वो, मतलब अब जो ट्रांसपोर्ट वाले हैं वो तो लगभग यहाँ से शिफ्ट होते जा रहे हैं। कोई तो ये आप देखिए, बहुत सारे ट्रांसपोर्ट वाले वाशी से यहाँ पर आने में 15 मिनट लगता है और वाड़ी बंदर से शालीमार क्रॉस करने को 25 मिनट लगता है। उसका रेगुलेशन कर रहे हैं पूरा, ट्रांसपोर्ट वाले पे बहुत सारी सख्ती कर। अच्छा, एक बार एक और अभी आपका याद आया कि अमीन भाई हर जगह अपनी फ़ोटो ज़्यादा लगा रहा है। वो गार्डन बना रहे हैं तो अमीन भाई की फ़ोटो है, और मेरे को एक आपके दोस्त ने भेजा है कि भाई जिधर देखो वो अमीन भाई की फोटो। नहीं लगाना चाहिए। आई लव डोगरी में भी बोले एक बात तो लगाना चाहिए, नहीं लगाना। मगर वो तो सब कॉर्पोरेटर का काम है ना सर, एमएलए तो बड़े बड़े काम करता है। तो बड़े बड़े काम करते हैं। अभी इतनी बड़ी हॉस्पिटल बना रहा हूँ मैं, तो वहाँ भी फोटो लगाऊंगा ना यार। तो बहुत, और लोगों को खुश करने के लिए गेट बना के दे रहे हैं आप, ज़्यादातर लोगों को खुश करने के लिए नहीं, वो एक ऐतिहासिक जगह है, वो गेट बनेगा, 100 साल तक रहेगा, गेट यादगार रहेगा। मगर वो तो रोड कटिंग में अमीन भाई, वो तो कभी भी रोड कटिंग, फिर एक नया इशू हो जाएगा। नया बनाएंगे गेट, रोड कटिंग में वो काटने में ही फिर वो हो जाएगा कि भाई कोई भी चीज़ आप समझे नहीं। रोड बड़ा बनेगा तो गेट भी बड़ा बनेगा ना। अच्छा, जब रोड बड़ा है तो गेट भी बड़ा हो जाएगा, इसमें क्या बात है, बड़ा बनाएंगे। अरे वाह, क्या बात है। अमीन भाई एक फास्ट राउंड खेलते हैं हम, लास्ट टाइम हमारा पड़ाव, बहुत जल्दी करो मेरे लोग, बस 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। हम एक रैपिड राउंड रखते हैं, 2 लोग का नाम, मतलब एक को, जरा भी पॉलिटिक्स नहीं चाहिए हमारे। बताए आपको 2 में से एक नाम सर का, दोनों नहीं बोला, राहुल या प्रियंका? दोनों। अरे पहले भी तोड़ दिया भाई आपने। दोनों। जावेद जुनेजा या दूसरे कोई कॉर्पोरेटर? जावेद जुनेजा या अमीन पारेख? जावेद जुनेजा अमीन पारेख। जावेद जुनेजा, अमीन पारेख, जवाब दीजिए। नहीं, दोनों एक ही है ना भाई। नहीं, दोनों में से एक। दोनों ये रैपिड राउंड है, ये बोलना ये आने वाले लोग समझ जाएंगे। आने वाले दिनों में दोनों को चुनाव लड़ाएंगे। उमर लाकड़ा वाला जावेद जुनेजा, उमर लाकड़ा वाला जावेद जुनेजा सबसे थोड़ी कंपेयर हो सकता है। अच्छा, इंदिरा जी या सोनिया गांधी, कौन आपके आइडियल है? इंदिरा जी थी साहब। इंदिरा जी वो तो आयरन लेडी। देश में जो गांधी परिवार का, जो पंडित मोतीलाल नेहरू से लेके जवाहरलाल नेहरू के बाद में इंदिरा जी के बाद राजीव जी और सोनिया जी। नहीं, हमने 2 में कंपेयर करने जाए, पॉलिटिक्स मत करो भाई। क्या होता है भाई कि इंदिरा जी का कंपैरिजन इस दुनिया में, एक नेता 2 में से एक तो कोई पसंद आता है, कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है। इंदिरा जी देश की प्राइम मिनिस्टर रही है और जिन्होंने काम किया है, जिन्होंने बांग्लादेश को 1 मिनट में अलग करके दे दिया, अपने आप में एक मिसाल है। और सोनिया जी ने जो कुर्बानी दी वो अपने आप में एक मिसाल है। आज राजीव जी की डेथ के बाद में जो सोनिया जी ने परिवार को संभाला, परिवार के बाद में देश को संभाला, उनको प्राइम मिनिस्टर बनने से सोनिया जी को कौन रोक सकता था? वर्षा गायकवाड़ या असलम शेख? नहीं,
प्राइम वो ठीक है, आपने दोनों वो जवाब दे दिया। गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनने से कौन रोक सकता, तो उन्होंने डिसीजन लिया और मनमोहन सिंह जी को प्राइम मिनिस्टर बनाया। वो आपकी मजबूरी भी है उनकी नहीं, तारीफ कोई करना। कोई मजबूरी। अच्छा, वर्षा गायकवाड़ या असलम शेख, अभी एक बोलो अमीन भाई यार। दो देखो, सिरे, आप ऐसा मत करो। वर्षा गायकवाड़ मुंबई कांग्रेस की अध्यक्ष है, यही तो गेम है ना भाई। असलम आप मेरा दोस्त है। जी, राहुल गांधी या उद्धव बाला साहब ठाकरे? राहुल गांधी। असलम शेख या आरिफ नसीम खान? भाई दोनों एक दोस्त एक नाम नहीं, एक नाम लो, दोनों में से एक नाम लो। दोनों दोनों हाँ, दोनों अपने दोस्त हैं। यूसुफ अबरानी की अबू हाशिम आजमी? देखो अबू हाशिम बहुत तैयारी क्यों, बहुत सोच के तैयारी कर रहा हूँ। अबू हाशिम आजमी पे पर्सनल उन्होंने मुझ पे एहसान किया है। मैं बार बार कहता हूँ कि अबू हाशिम आजमी ने जो मुझको एहसान किया, मैं नगर सेवक बना। सर ये वन वर्ड में जवाब चाहिए हमको, यूसुफ अबरानी या रईस शेख? अबू हाशिम की बहुत इज्जत करता हूँ और यूसुफ अबरानी मेरे फैमिली मेम्बर है। रईस शेख या यूसुफ अबरानी, रईस शेख या अबू हाशिम आजमी, कि दोनों से आपकी अच्छी है? नहीं भाई, अबू हाशिम बहुत बड़े कद्दावर नेता है। अच्छा, अभी एक बताइए कि आपके जो मुरली देवरा या मिलिंद देवरा, चलो इसमें बताइए। मुरली देवरा तो फादरली फिगर, उनका कंपैरिजन ही नहीं किसी से। मलिक अर्जुन जी या कि मिलिंद देवरा जी? खरगे जी आपकी पार्टी के? मलिक अर्जुन। चलो अब ये बताइए अमीन भाई कि एकदम आखिरी पड़ाव है, आपका लाइफ में सब में अच्छा दोस्त कौन है जिससे आप बात करते हो, जो हम हर से पूछते? वाइफ तो है ज़िंदगी के साथी, जो एक चमकते हुए खिलते हुए अमीन पटेल जी की कोई ऐसी लाइफ स्टोरी जो मतलब एक यंग डायनामिक बनते गया, और कोई किसी से चाह, फर्स्ट क्रश, ऐसा कुछ? मेरा बेटा। नहीं ये तो ठीक है, ये नहीं, ये उम्र में अपने को यही बोलना पड़ेगा। ये उम्र में कोई एक ऐसा क्रश कॉलेज के टाइम पे, स्कूल्स के टाइम पे, यार वो आपको पसंद करती हो या आप उसको पसंद करते हो? ऐसा कुछ भी नहीं। भाभी के डर से नहीं बोल रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं। बच्चों हो गए इसलिए नहीं बोल रहे? ऐसा कुछ भी नहीं। इस पॉलिटिकल हिस्ट्री में आपका सब में बेहतरीन नेता कौन है, मतलब यार इररिस्पेक्टिव ऑफ पार्टी, कि यार ही इज़ द आइडियल? नहीं देखिए, ऐसा है कि आज मेरा एक ही नेता है और उसका नाम है राहुल गांधी। एक नाम और याद है, असदुद्दीन ओवैसी या अबू हाशिम आजमी? दोनों अपनी अपनी जगह पे। एमआईएम को क्या समझते हो आप? अब मेरे मुँह से मत बोलो, आप जो बोलना चाहते हैं आप खुद बोलिए। जी हाँ बोलिए। एमआईएम, देखिए, मेरा एक ही नेता है पॉलिटिक्स में, वो है राहुल गांधी। मैं राहुल गांधी के लिए ही कांग्रेस में था, हुआ, रहूँगा। उस जैसा नेता इस देश को सदियों में नहीं। अभी आप मेरा पहला सवाल को जरा ठंडा करें, मैं उसी बात कर रहा हूँ कि अमीन पटेल की लाइफ में कोई ऐसी शख्स या कोई ऐसा दोस्त जो बहुत ही करीब है, दुनिया को नहीं मालूम पड़ा, और खुली किताब है, कोई ऐसा नहीं है जो छुपा हुआ है दुनिया की आंखों से, सब अपने दोस्त। मेरा एक चीज़ है, पूछो कि अमीन भाई तुम्हारा दुश्मन कौन है? हाँ दुश्मन तो चलो आप बता दो आज दुश्मन। मेरा कोई दुश्मन नहीं, और जो दुश्मन नहीं तो अमीन भाई पटा लेते। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, मैं किसी को अपना दुश्मन समझता नहीं। तो अमीन भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपका जो इलेक्शन आ रहा है कि आप जो 2024 का जो इलेक्शन है, देखना है कि अभी 24 में आप कितनी ज़्यादा वोट से जीतो या वोटों में कम आती है, वो तो मेरे को मेरे वोटर्स पे, जो मेरा परिवार है मुंबा देवी का, उस पर पूरा भरोसा है। और मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि इंशाल्लाह इस बार का मार्जिन, 2024 का मार्जिन अमीन पटेल की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मार्जिन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमीन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया।